हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं 2, 4 और 6 मार्क्स के, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आपको पता है, हिंदी का पेपर आप मुझसे पढ़ के गए थे, लगभग वही क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए थे। तो आज वही एक और वीडियो आ गई है, यहीं से आएगा पेपर। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको बताने जा रहा हूं। यही वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके मिलेंगे आपको देखने को। PDF@class12 VSP न्यू ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। सारे लेटेस्ट अपडेट, सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, आप इसको भी ज़रूर विजिट करें। तो हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है एक्सप्लेन द टर्म आशियान वे। आशियान वे का मतलब क्या होता है? आशियान आपको पता है एक रीजनल ग्रुप है। तो आशियान वे का मतलब होता है उसके काम करने का तरीका, यानी कि वो बहुत यूनिक तरीके से काम करता है, इंटरेक्शन करते हैं वहाँ के लीडर्स आपस में, और एक डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, वो वहाँ पे आपस में अच्छे से रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, यूरोपियन यूनियन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आसियान में इनफॉर्मल डिस्कशंस ज़्यादा होती हैं, थोड़े से वो मेंबर्स फ्रेंडली ज़्यादा रहते हैं, और ओपन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होते हैं। मतलब ऐसे लीगलिस्टिक कन्फ्रंटेशंस, लड़ाई झगड़े का माहौल बहुत कम बनता है। और हर देश एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। हाई लेवल ऑफ कॉपरेशन, यानी कि बहुत अच्छा खासा कॉपरेट करते हैं सारे एक दूसरे को। म्यूचुअली रिस्पेक्ट रहती है, हर देश दूसरे देश की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है, और दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये आसियान का तरीका है काम करने का। अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, एनालाइज द नीड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। बैलेंस ऑफ पावर की क्या जरूरत होती है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही क्रूशियल स्ट्रेटेजी होती है। इसमें होता क्या है, जो भी देश होता है उसको हमेशा पता होता है कि हमारा पड़ोसी कितना पावरफुल है। अगर एक देश ज़्यादा पावरफुल बन जाता है तो कल को वो अटैक कर सकता है या दूसरों को डोमिनेट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए नेशंस अपनी एक बैलेंस बनाते हैं कि कोई भी हमारा पड़ोसी एक स्टेट ज़्यादा हमसे पावरफुल ना हो जाए। और दूसरा है बिल्डिंग स्ट्रेंथ। अब बैलेंस बनाना है तो आपको प्रोएक्टिवली अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमिक पावर को अच्छा करना होगा, और अलायंस बनाने होंगे बड़े देशों के साथ। ठीक है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर को एक कहते हैं ना, एक सही से टक्कर दे पाओ कि फ्यूचर एग्रेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप इसमें बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स में ही है, एक्सप्लेन एनी 2 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सामान है, कमोडिटीज हैं, कैपिटल यानी पैसा है, आइडियाज हैं, इधर से उधर बहुत तेजी से जा रहे हैं, और दुनिया की मार्केट एक इंटरकनेक्टेड हो गई है, आपस में लोग जुड़ गए हैं, और कंज्यूमर्स को चॉइस ज़्यादा मिल रही है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है। और वेलफेयर स्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है इसका? देखो, नेगेटिवली इसकी एक साइड ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, सरकारें लोगों के भले के लिए काम नहीं कर रही है, फ्री हेल्थ केयर, फ्री सब्सिडीज वगैरह नहीं मिल रही हैं। तो कॉम्पिटेटिव क्या होता है कि टू रिमेन कॉम्पिटेटिव विच कैन इंक्रीज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो अमीर गरीब का जो गैप है वो बढ़ रहा है। अमीर लोग अपना इलाज भी करा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं अच्छी खासी फीस देके, पर गरीब का बच्चा भूखा भी मर रहा है और उसको पढ़ाई भी नहीं मिल पा रही है। तो ये 2 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज कांग्रेस नॉन एज अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स में है। रेनबो में क्या 7 अलग कलर्स होते हैं? कांग्रेस भी कुछ ऐसी ही पार्टी थी जहां पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स एक साथ एक ही पार्टी के नीचे रहते थे। जैसे ये जो पार्टी है, शुरू में जब ये बनी थी तो सिर्फ अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग इसमें थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, किसान, लैंडलॉर्ड्स, अर्बन ड्वेलर्स, ठीक है, शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, वर्कर्स, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, फैक्ट्रियां चलाने वाले, सारे ही लोग एक पार्टी के अंदर आ गए। और कांग्रेस एक इंक्लूसिव पार्टी है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, कास्ट और लैंग्वेज के लोग, जो अलग अलग नेता थे वो थे। और एक प्लेटफॉर्म था, अलग अलग आइडियोलॉजीज, कोई रेवोल्यूशनरी है तो कोई कंजर्वेटिव है, कोई एकदम मार काट पे उतर आता है तो कोई गांधी जी जैसा भी है जो प्यार से बात करता है। तो इसको हम अम्ब्रेला कह सकते हैं, रेनबो लाइक कोalition भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हु वर अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम्स आफ्टर 1989। तो इसमें एक तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, 3 बार ही बने हैं। पहले 13 दिन की सरकार थी इनकी 1996 में, फिर 1998 में, फिर उसके बाद फाइनली 1999 में ये बने थे। 3 बार ये बने हैं। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी है, 2014 में बने थे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद 2019 में,
और थर्ड टाइम 2024 में बने हैं। तो ये दो नाम आप इसमें बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। तो बांग्लादेश की वॉर हुई थी, तो इसके सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस यही हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का जन्म हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सोवरन कंट्री, और इससे क्या हुआ, साउथ एशिया का मैप पूरा बदल गया। और आप कह सकते हो जो टू नेशन थ्योरी रिलीजन बेस्ड थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि पहले तो दो ही देश बने थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग ही बांग्लादेश बनवा दिया था लड़ाई के बाद। फिर उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। वॉर के बाद क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन किया। इसके बाद दोनों ने कसम खाई कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डायरेक्ट बातचीत करके खत्म करेंगे, नेगोशिएशन से। हम ज्यादा बाहर की पावर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी फोर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो शॉक थेरेपी को लार्जेस्ट गराज सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जो पूरे रशिया की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत सस्ते में बिक गई थी। वैल्यूएबल जो बहुत महंगी महंगी स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने खरीद ली बहुत एकदम भंगार के भाव। सो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज अंडर वैल्यू हो गई और बहुत जल्दी से बिक गई। दैट्स वाई इसको लार्जेस्ट गराज सेल का नाम भी दिया गया है। फिर है कोलैप्स ऑफ द करेंसी है, जो रूस की करेंसी है रूबल। सो जो रशियन करेंसी रूबल है वो डिक्लाइन हुई बहुत तेजी से, उसकी जो वैल्यू थी। इससे क्या, महंगाई बढ़ गई, लोगों की जो सेविंग्स थी वो सारी चली गई, क्योंकि जितना पैसा बचा था वो बहुत कम था गुजारा करने के लिए। विड्रॉल ऑफ सोशल वेलफेयर हुआ क्या, पहले तो यूएसएसआर का सिस्टम था, गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, सब कुछ सरकारी था। और लेकिन जब ये सब हट गया तो पॉपुलेशन गरीबी की तरफ चली गई। मिडिल क्लास जो था ना वो एकदम सोसाइटी के किनारे पे पहुंच गया, और जो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर थे वो माइग्रेट हो गए, वो बाहर चले गए काम करने, कहीं और चले गए। गरीब का बहुत बुरा हुआ। राइज ऑफ माफिया एंड इनइक्वालिटी, होता क्या है, कुछ पावरफुल बिजनेसमैन लोग थे जिनको माफिया कहा जाता था, उन्होंने ही बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल कर ली, और इससे क्या हुआ, अमीर गरीब का गैप बढ़ गया। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई रशिया के अंदर। ठीक है, मतलब गरीबी बहुत ज्यादा थी। फोर्थ को यहाँ पे 4 नंबर का एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, डिस्क्राइब एनी फोर चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, यूएसएसआर खत्म हुआ, तो उसके बाद दुनिया में 4 बदलाव क्या आए। सबसे पहले तो बायोपोलैरिटी जो थी उसका एकदम खात्मा हो गया। जो दो सुपर पावर आपस में लड़ रहे थे, यूएसए यूएसएसआर, तो यूएसएसआर खत्म हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिंगल सुपर पावर रह गया, तो दुनिया यूनिपोलर हो गई। ठीक है, और उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया दुनिया पे। फिर है विक्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो जो आइडियोलॉजीज का कॉन्फ्लिक्ट था, सोशलिज्म अच्छा है या कैपिटलिज्म अच्छा है, इसका एंड हो गया, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी जीत जाती है, कैपिटलिज्म जीत जाता है। और ज्यादातर लोगों ने इसी को ही अपना मॉडल माना दुनिया भर में, खासकर ईस्टर्न यूरोप में। फिर नए देश बने, जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो आप कह सकते हो इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये सब नए देश बने। बाद में इन्होंने यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन कर लिया। कुछ सेंट्रल एशिया के देश थे जो रशिया से जुड़े रहे। और क्या हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका रोल बढ़ गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये पावरफुल एडवाइजर हो गए। ठीक है, पुराने देशों को बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप कह सकते हो इन्हीं की वजह से शॉक थेरेपी भी हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन है अब हमारा, 4 नंबर का क्वेश्चन, नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी। देखो, एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है और एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है कि लोगों को बचाने की बात होती है, ना कि सिर्फ टेरिटरी की। तो होता क्या है, ट्रेडिशनल में ये होता है कि हमें अपना देश बचाना है, बाहर से कोई अटैक ना हो जाए। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि इवन इफ देयर इज नो वॉर, अगर वॉर ना भी हो लोग फिर भी खतरे में हो सकते हैं। तो हमें सिक्योरिटी में क्या करना है, ह्यूमन बींग्स को बचाना है। ठीक है, सिर्फ वहां पे जमीन पे और सरकार को नहीं बचाना, लोग बचने चाहिए, और प्रोटेक्शन करनी है हमें बीमारियों से, भूख से। सो नॉन ट्रेडिशनल वाले ज्यादा फोकस करते हैं जो लोग गरीबी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारियां, कोविड-19, मलेरिया। मतलब हमेशा वॉर जरूरी नहीं होती लोगों को मारने के लिए, लोग बीमारियों से भी मरते हैं। सो सिक्योरिटी तभी आएगी जब लोगों के पास इनफ फूड होगा, साफ पानी होगा, अच्छी इलाज मिलेगा जिसको। सो अ कंट्री माइट हैव ह्यूज आर्मी, हो सकता है आपके देश के पास आर्मी अच्छी हो, लेकिन अगर आपके लोग मर रहे हैं बीमारियों से तो वो कंट्री सिक्योर नहीं है। ये आप इसमें बता सकते हो। एक और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो देखो, नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब जुड़े रहना, नॉन अलाइनमेंट मतलब अलग रहना, तो इसको आप कह सकते हो स्टेइंग अवे। नॉन अलाइनमेंट एक ऐसी पॉलिसी थी, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका के नए जो इंडिपेंडेंट देश हो गए, उन्होंने कहा था ना तो हम यूएसए के साइड जाएंगे
ना हम सोवियत यूनियन के पास जाएंगे। तो उन्होंने एक दोनों से दूरी डिस्टेंस बनाकर रखा और इन्होंने अपनी खुद की पर्सनल एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई, डिसीजन खुद लिए जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में सही था। ओके, और इसको आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि एकदम आइसोलेट हो गए। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है खुद को कट ऑफ कर दिया, दुकान मतलब पूरे दुनिया भर से खुद को कट ऑफ ही कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ कहीं वॉर हो रही है तो आप साइलेंट रहोगे। नॉन अलाइनमेंट में जितने भी देश जुड़े थे उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया था। इंडिया ने बहुत जगह वॉर्स को रुकवाने के लिए मीडिएशन का पूरा ट्राई किया था, कोल्ड वॉर थोड़ी सी रुक सके। तो ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सक्रिय रूप से लोग जुड़े हुए थे। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने जो न्यूक्लियर बनाया है किसी को उड़ाने के लिए नहीं बनाया, पीसफुल पर्पस के लिए। शुरू से ही हम ये कह रहे हैं नेहरू जी के टाइम से कि हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं पीसफुल पर्पस के लिए। जैसे बिजली बनाएंगे उससे हम अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ बॉम्ब बनाने में थोड़ी ना वो यूज़ होता है, और हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। 1998 के बाद जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह पोखरण में जो दूसरा टेस्ट हुआ, इंडिया ने ये कहा कि हमारा क्या है, एक ऐसा एक सिंपल सा फंडा है कि नो फर्स्ट यूज़, हम कभी भी पहले यूज़ नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। अगर कोई हम पे करेगा तो भाई हम भी करेंगे, हम खुद से नहीं करेंगे। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, इसका मतलब है कि इंडिया में सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि मतलब ये दूसरों को अटैक करने से रोकेंगे। ये नहीं है हम दुनिया भर के बना के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो सेफ्टी हमारा गोल है, हमें आर्म्स की रेस नहीं करनी है। और जो जितना भी भेदभाव वाली ट्रीटीज रही हैं पीछे, इंडिया ने लगातार उसको रिफ्यूज किया है साइन करने से। जैसे एनपीटी है, सीटीबीटी है, ये सारी ऐसी ट्रीटीज हैं जो कि कहती हैं कि भाई छोटे मोटे देश न्यूक्लियर नहीं बना सकते। तो इंडिया कहता है ये भेदभाव है, सिर्फ 5 बड़े देश जो हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, क्या बस यही लोग बनाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 4 रीजंस फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी इन द अर्ली 1970s। तो इंदिरा गांधी क्यों पॉपुलर थी आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का। ठीक है भाई, लोगों का जो उनके अपोजिशन वाले थे उनका स्लोगन था इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव स्लोगन दिया कि गरीबी हटाओ, और इससे गरीब लोग जिनके पास जमीनें नहीं है, दलित है, विमेन है, वो इनका सपोर्ट बेस बन गया। फिर है 1971 की जब वॉर हम जीते थे तो उस टाइम पे पीएम यही थी। तो भाई मिलिट्री विक्ट्री थी हमारी पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश बना तो उनको नेशनल हीरो बना दिया इस विक्ट्री ने, उनकी रेपुटेशन बढ़ गई, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन गई। और बाहर जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने भी उनको तारीफ किया इस चीज़ के लिए। प्रो पुअर सोशलिस्ट पॉलिसी, ये जो इंदिरा गांधी है इन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए जो आम आदमी गरीब लोगों के लिए ज़्यादा थे। प्राइवेट बैंक्स को सरकारी करना, पिरवी पर्स को खत्म करना, जो राजा महाराजा को पेमेंट्स दी जाती थी हर महीने सरकार की तरफ से, वो इन्होंने बंद करवा दी। तो ये गरीबों के लिए ज़्यादा सोच रही थी। और इनकी पर्सनल लीडरशिप, खुद की एक अच्छी पर्सनैलिटी थी। इन्होंने अपने जो पावरफुल लीडर्स थे सिंडिकेट वाले उनको इग्नोर करके अपनी जो इनको पसंद थी उसको फॉलो किया। तो डायरेक्टली लोगों से जुड़ती थी ये। ठीक है, और जो लोग दलित हैं, पिछड़े हुए समाज से आते हैं, उनके लिए ये काम करती थी। तो ये अनडिस्प्यूटेड लीडर थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहला इशू है द कश्मीर डिस्प्यूट। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा इशू है। 1947 के पार्टीशन के बाद दोनों देशों ने क्लेम किया कि जम्मू कश्मीर का ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा है। और इसी को लेकर 1947 में एक वॉर भी हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि विच लेफ्ट द रीजन डिवाइडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पूरा एरिया फिर वो बीच में डिवाइड हो गया, एलओसी एक लाइन थी और उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमेशा से हमारा था। पाकिस्तान कहता है कि एक वोटिंग करवा लो, जनता से ही पूछ लो वो कहाँ रहना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा सबसे बड़ा इशू है आतंकवाद का। इंडिया ने हमेशा से आरोप लगाया है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है, छुप छुप के आतंकवादी भेजता है। पाकिस्तानी सरकार ही उसको लोगों को, आतंकवादियों को हथियार देती है, ट्रेनिंग देती है, पैसा भी देती है, और इंडिया पे अटैक करवाते हैं, खासकर कश्मीर में। पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई कर देता है। सियाचिन ग्लेशियर का इशू है, दोनों देशों का एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ है सियाचिन ग्लेशियर पे। ये दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड मानी जाती है। 1980 से लेकर दोनों ही आर्मियां वहां पर रहती हैं, पैसा भी लगता है वहां पे, रिसोर्सेज भी लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रोजन जमा हुआ एरिया है, ठंड बहुत है, स्ट्रेटेजिक एरिया है, और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं, बहुत लोग वेदर की वजह से शहीद हो जाते हैं। चौथा इशू है सर क्रीक बाउंड्री। ये डिस्प्यूट एक छोटी सी पट्टी है, स्ट्रिप है,
ठीक है, ये रण ऑफ कच्छ एक एरिया है गुजरात का, छोटा एरिया लगता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बाउंड्री डिसाइड करेगी कि समुंदर पे जो रिसोर्सेस मिलते हैं, मछलियाँ और मिनरल्स, उस पे किसका हक होगा। फिर है पानी को लेकर 1960 तक तो कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट जो था वो, मतलब देर वॉज अ मेजर डिसएग्रीमेंट, मतलब एक पानी को लेकर, सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर, उसका पानी कौन रखेगा, कितना रखेगा, इसको लेकर एक इशू था। और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ये मेन प्रॉब्लम जो थी इसको सॉल्व किया गया था। दोनों देश अभी भी आर्ग्यू करते हैं कि भाई हम डैम बनाएंगे, पानी को रोकेंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी जो है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है, दोनों में कोई ट्रस्ट नहीं है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, ठीक है, R&AW, और पाकिस्तान की एजेंसी है ISI। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि वायलेंस, सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक दूसरे के देशों में तुम करवाते हो। इंडिया कहता है पंजाब में अगर कुछ होता है तो ISI करवा रही है, पाकिस्तान कहता है बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है तो इंडिया वाली करवा रही है एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम थी मेजोरिटेरियनिज्म। 1948 के बाद जो लीडर्स थे मेजोरिटी कम्युनिटी, सिंगला कम्युनिटी के थे, वो चाहते थे कि हमारे देश में हमारा ही डोमिनेंस रहे। वो मानते हैं श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ सिंगलीज लोगों का है, जो माइनॉरिटी तमिल लोग हैं उनको कोई स्पेशल कंसेशन नहीं मिलना चाहिए, और तमिल्स के साथ बहुत भेदभाव होता था। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती थी जिससे सिंगला लोगों का ज़्यादा फायदा होता था यूनिवर्सिटी एडमिशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, और सिंगला लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो तमिल बोलने वाले लोगों को नेग्लेक्टेड फील होता था, एक्सक्लूडेड फील होता था। अब इन्होंने तमिल एलम की डिमांड करी। लगातार जब इनको इग्नोर किया गया तो तमिल पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने डिमांड करी कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें क्या चाहिए, अपना अलग एरिया चाहिए जहां पर हम रूल करेंगे, और ये ग्रांट नहीं हुआ, और ये डिमांड और एक्सट्रीम हो गई। एक सेपरेट अलग से देश मांगने लगे तमिल्स लोग, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट साइड में, इसको तमिल एलम नाम दिया इन्होंने। फिर धीरे धीरे ये लोग आतंकवाद की तरफ आगे बढ़े। इन्होंने क्या करा, लिट्टे नाम से ग्रुप बनाया, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नाम से, और इसके लीडर कौन थे, वेलुपिलाई प्रभाकरन। और ये जो मिलिटेंट ग्रुप था ये हथियार लेकर स्ट्रगल करता था श्रीलंकन आर्मी से, और ये लगातार खून खराबा चलता रहा, सिविल वॉर चलती रही 26 सालों तक। इंडिया ने इंटरवेन किया भाई, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन इंडिया का भी था, क्योंकि तमिल लोग इंडिया से ही गए थे। तो 1987 में इंडिया ने श्रीलंका के साथ अकॉर्ड साइन किया, और हमारे यहाँ से हमने पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पे भेजा, वहाँ पे मदद करने के लिए। हावेवर जो वहाँ की जो जनता थी उसको अच्छा नहीं लग रहा था इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे क्यों है, और हमारी लड़ाई लिट्टे वालों से भी हो गई थी, तो इस तरीके से हमने 1989 में वापस बुला लिया उसको। और हुआ क्या, डिस्पाइट द वॉर श्रीलंका मेंटेन्ड अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इतनी सारी लड़ाइयाँ झगड़े होने के बाद भी श्रीलंका की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहा है। 2009 में ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ जब व्हेन द श्रीलंकन मिलिट्री डिफीटेड द लिट्टे एंड किल्ड इट्स लीडरशिप, ब्रिंगिंग अ फॉर्मल एंड टू द सिविल वॉर। एक तो लिट्टे को पूरा खत्म कर दिया और मीडिएशन भी करवाया था, ठीक है, नॉर्वे स्वीडन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन अप्रोच टू एनवायरमेंट। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को CBDRB कहा जाता है। तो ये एक प्रिंसिपल है, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर रियो डी जेनेरियो में 1992 में। तो इसमें ये कहा गया था कि हर देश ने अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया है डैमेज जो हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, हर किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, पर सबका अलग अलग है। सो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, देखो जिम्मेदारी तो हम सबकी है, क्योंकि धरती हम सबकी है, अर्थ हम सबका है, प्लेनेट। सो एनवायरनमेंट का तो कोई बॉर्डर नहीं होता, क्लाइमेट चेंज सभी को नुकसान देगा, ओजोन डिप्लेशन होगी अगर तो सबको नुकसान होगा। सो सभी देशों को एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब है हर देश ने बराबरी डैमेज नहीं किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की तो नहीं बनती। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक USA, यूरोपियन नेशंस, उन्होंने क्या करा है, वो 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है उनको ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते करते, तो उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इंडिया हो गया, अफ्रीकन देश हो गए, उन्होंने ज़्यादा नहीं पहुंचाया, तो उनके ऊपर तो भाई ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए ना लोड। एक्सप्लेन एनी 3 इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो 3 मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो एनवायरमेंट मूवमेंट्स जो हैं वो आप मान के चल सकते हो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होती हैं, पावरफुल होती हैं आज के डेट में। आज एक नेता नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, पूरे के पूरे NGOs चल रहे हैं, एक्टिविस्ट लोगों के ग्रुप्स चल रहे हैं, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल पे।
तो ग्लोबल साउथ की बात करें, इंडिया, ब्राज़ील, मलेशिया, यहाँ पे लगातार कमर्शियल लॉजिंग और इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि जो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, टिम्बर का कमर्शियल यूज़ करने के लिए जो ये सब काटा जा रहा है, लोकल कम्युनिटी ने आवाज़ उठाई है बड़े स्केल पे जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको लेके। इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट्स हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट जो माइनिंग करते हैं। इससे क्या होता है, जो पानी के सोर्सेस हैं वो गंदे हो जाते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, हजारों लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। प्रोटेस्ट हुई है फिलीपींस में, पेरू में, ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है। डैम बनाने को लेकर भी मूवमेंट्स चली हैं, जो बड़े बड़े डैम बनते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे है कि अगर इंटरनेशनली मैं बात करूं, फ्रैंकलिन रिवर के ऊपर डैम बनना था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये मूवमेंट कहता है कि बड़े डैम बनेंगे तो जंगल काटे जाएंगे, वहाँ के इंडिजिनियस लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, जो नदियों का नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। फिर है राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस लोगों के राइट्स को लेकर भी मूवमेंट्स चली हैं, ठीक है। इंडिजीनियस जो लोग होते हैं, जो वहाँ के बहुत पुराने लोग हैं, आदिवासी टाइप हैं, वो अपनी कम्युनिटी मतलब एक प्रॉपर वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन उनको आज अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। जंगल और पानी ये उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनसे छीनी जा रही है, प्राइवेट कंपनियां उसको अपने फायदे में ले रही हैं, ठीक है। फिर है ये मूवमेंट्स जो है ना सक्सेसफुली प्रेशर डालती हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज करें। सो आज बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, आर फोर्स टू अंडरगो एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आज बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं उससे पहले उसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि ये प्रोजेक्ट के बाद क्या असर पड़ेगा एनवायरमेंट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स इन असम। तो असम में क्यों लोगों ने मूवमेंट चलाई बाहर से आने वाले लोगों के लिए? तो मेन रीजन था लगातार बड़े स्केल पर लोग आ रहे थे बांग्लादेशी, और आसाम के लोगों को लगा कि हमारा स्टेट इन्वेड किया जा रहा है इलीगल लोगों द्वारा, और इससे लोगों में इनसिक्योरिटी आ गई थी, खासकर लोकल पॉपुलेशन के अंदर, और उनको डर था कहीं वो माइनॉरिटी ना बन जाए। बहुत बड़ा डर यही था लोकल एसएमईज लोगों को कि वो अपने ही होम स्टेट में माइनॉरिटी बन सकते हैं। उनको लग रहा था बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स आएंगे तो एसएमईज लैंग्वेज पूरी खत्म हो जाएगी, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारे ट्रेडिशंस भी खत्म हो जाएंगे। और असम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनके पास। लोकल्स को ये लगता था कि आउटसाइडर्स आएंगे तो वो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड पूरा वो मतलब उस पर कब्जा कर लेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट जॉब हमारे लोगों को मिलनी है वो बांग्लादेशी लोग ले जाएंगे अपने यहाँ पे आईडी कार्ड वगैरह बनवा के। तो यूथ में खासकर बहुत फ्रस्ट्रेशन था। इसके अलावा सबसे बड़ा ट्रिगर मूवमेंट तब आया जब पता चला कि हजारों बांग्लादेशी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो असम के लोगों को लगा कि ये फॉरेनर्स लोग यहाँ की पॉलिटिकल पावर भी हमसे ले जाएंगे, और देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड फीलिंग, उनको ये भी फील हो रहा था कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो असम के नेचुरल रिसोर्सेज को तो यूज करती है, जैसे ऑयल है, चाय है, लेकिन असम के ऊपर डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगाती है। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों के अंदर। तो मूवमेंट का यही डिमांड था कि जो भी लोग 1951 के बाद आए हैं उनको पहचाना जाए और इनको वापस डिपोर्ट किया जाए। उनको एक क्लियर डिस्टिंक्शन चाहिए, ओरिजिनल लोग कौन है और बाहर से कौन आए हैं, ताकि असम आज सेफ रहेगा तो इंडिया कल सेफ रहेगा। Analyze any 3 issues of tension immediately after independence that posed a threat to unity and integration of India। तो 3 सबसे बड़े इश्यूज आप कह सकते हो। सबसे बड़ा तो पार्टीशन का ही ट्रॉमा था 1947। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स को कैसे जोड़ना है। तो टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, और ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ये बिल्कुल आज़ाद हैं, चाहे तो ये इंडिया में जाएं, चाहे तो ये पाकिस्तान में जाएं, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे। तो ये एक तरीके से ब्रेकिंग अप ऑफ इंडिया था कि छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिया टूट सकता था और इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन सकती थी, जिससे हमारे देश की यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी, ज़्यादातर जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के वो आज़ाद रहना चाहते थे या फिर पाकिस्तान में जाना चाहते थे अपनी पावर को बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल के जो रूलर्स थे पहले तो उन्होंने मना कर दिया था इंडिया में आने के लिए, उसके बाद डेमोक्रेटिक इंडिया में आने के लिए बहुत बड़े लेवल पे उनको परसुएड किया गया, तब जाकर वो आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये रोल रहा कि भाई इंडिया को यूनिफाई करने का काम इन्हीं को दिया गया था। ये इंडिया के पहले डिप्टी पीएम थे और होम मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने बहुत फर्म तरीके से डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ लोगों को कन्विंस करा कि आप इंडिया के साथ ही जुड़े रहो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई एक डॉक्यूमेंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम से, आप इसको साइन करो और इंडिया में आ जाओ।
फिर है डिफिकल्ट इंटीग्रेशंस, हैदराबाद और मणिपुर। ज़्यादातर स्टेट्स इजीली इंडिया में आ जाते हैं, लेकिन 4 स्टेट्स ऐसे थे, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। हैदराबाद में अगर मैं बताऊं तो निज़ाम था, उसने तो अपनी पैरामिलिट्री फोर्स यूज़ करके लोगों को तंग कर रखा था, और इंडियन आर्मी ने 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को अपने अंदर मिला लिया था। इसके अलावा इवन आफ्टर द एक्सटर्नल बॉर्डर्स वर सेटल्ड, देर वॉज इंटरनल टेंशंस रिगार्डिंग हाउ टू ड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब एक प्रॉब्लम ये भी आई कि इंडियन स्टेट्स की बाउंड्रीज कैसे बनानी है। कोई कहता था लैंग्वेज के बेसिस पे बनाओ, कोई कहता था कल्चरल बेसिस पे बनाओ। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुई, और एक नेता थे पोटी श्रीरामुलु, उनकी तो डेथ भी हो गई आंध्र प्रदेश के। वो मानना चाहते थे कि एक अलग एक स्टेट की डिमांड कर रहे थे, तो वो तो आप मान के चलो भूख हड़ताल पे ही उनकी डेथ हो गई थी, हंगर स्ट्राइक पे। तो इसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1953। एक्सप्लेन एनी 3 क्रूशियल इश्यूज ऑन विच अ ब्रॉड एग्रीमेंट हैज एमर्ज्ड अमंग मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। 3 सबसे मेन इश्यूज आपको बताने हैं जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी का लगभग एग्रीमेंट है। सबसे पहला है जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। पहले तो बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लेकिन आज की डेट में लगभग सभी लोग इसको ओके कहते हैं। ज़्यादातर पार्टीज कहती हैं कि ये पॉलिसीज से देश प्रॉस्परस बनेगा, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगी। और जो जो आप कह सकते हो जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, जिनको अपोज किया कई पार्टियों ने, वो भी कहीं ना कहीं फॉलो करती रही है उन पॉलिसीज को जब उनके पास पावर थी। फिर है ओबीसी का जो इशू था, मंडल कमीशन की कंट्रोवर्सी थी। ज्यादातर पार्टियों ने कहा ठीक है भाई, ओबीसी के लिए भी कुछ होना चाहिए। सो देयर इज नाउ एन आर्ग्यूमेंट दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट मस्ट बी सपोर्टेड। सो एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट जितनी भी पार्टियां हैं वो ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर सपोर्ट करती हैं एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके अलावा स्टेट लेवल पार्टीज का रोल, पहले के जमाने में तो इसको इग्नोर मार दिया जाता था छोटी मोटी पार्टीज को, पर आज ये है कि भाई स्टेट लेवल पार्टीज जो बहुत जरूरी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोalition से चलती है तो छोटी पार्टियों का ही सपोर्ट होता है। सो नेशनल पार्टीज जो हैं अब रेगुलरली पावर शेयरिंग करती है छोटी मोटी पार्टीज के साथ, तभी कोalition गवर्नमेंट चल पाती है। इसके अलावा प्रेगमेटिज्म ओवर आइडियोलॉजी, पहले क्या होता था, पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी पे पूरी डिवाइड होती थी, लेफ्टिस्ट पार्टी है, राइटिस्ट पार्टी है। आज अलायंस बन जाता है, तो आप कह सकते हो कि एक प्रैक्टिकल गोल्स की बात होती है आइडियोलॉजी को साइड रख के, ठीक है, मतलब अलग अलग बिलीफ्स वाली पार्टी भी साथ मिलकर सरकार चला रही है। सो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलता है। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, तो ज्यादातर लोगों ने यही बोला है कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी सरकार चलानी है, डेवलपमेंट करना है, सुशासन, अच्छा शासन हो, सभी पार्टी इस पे एग्री करती है। तो 5 बता दिए, वैसे तो 3 ही बताने थे, ये 3 आप शुरू वाले लिख सकते हो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एमरजेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन द इंडियन पॉलिटी। तो बीजेपी 1980 में बनी थी जब जनता पार्टी कोलैप्स हो गई थी, तो ये भारतीय जनसंघ की सक्सेसर है। पहले भारतीय जनसंघ से ही सारे नेता निकले थे। ये पार्टी का फोकस पहले गांधीयन सोशलिज्म पर था, पर ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, सिर्फ 2 सीट मिली थी 1984 में। फिर इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बनाई 1986 के बाद। इनका ज्यादा फोकस हिंदुत्व के ऊपर रहा, और वो कहते हैं इंडियन कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन, ये सब जुड़ा हुआ है, ठीक है, और माइनॉरिटीज को भी तंग नहीं करना है और हमारे कल्चर को रिवाइव करना है। तो राम जन्मभूमि मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था बीजेपी का अयोध्या का इशू। इस पार्टी ने सपोर्ट किया कि राम मंदिर बनना चाहिए बाबरी मस्जिद को तोड़कर। तो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या तक, और बहुत सारे हिंदू इसमें जुड़े और बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, स्ट्रेटेजी काम करने लगी। 1989 में बीजेपी की सीट्स जो थी वो 85 सीट्स तक आ गई थी, और उसके बाद नेशनल फ्रंट की सरकार को भी इसने सपोर्ट किया था। 1991-1996 में ग्रो होता रहा इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद 1996 में बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी ये पहली बार। और बीजेपी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिलती थी अपने आप के दम पे 90s में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कोलिशन बनाया छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर, जिसको एनडीए कहा गया, और इनके नेता थे एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी जी। और बीजेपी ने सरकार भी बनाई 1998 टू 2004। ये दिखाता है कि स्टेबल अल्टरनेटिव था ये कांग्रेस का, जो बीजेपी पार्टी है। आज की बात करें तो 2014 से जो शुरू होता है नरेंद्र मोदी जी का टाइम, तो बीजेपी अपनी दम पर 282 सीटें जीतती है सबसे पहले, ठीक है। फिर 303 सीटें आती हैं 2019 में,
और अभी फिर से 2024 में जीते हैं। तो कोलिशन एरा इन्होंने अभी लास्ट वाला, अभी जो सरकार चल रही है कोलिशन की, इसके पहले ये जीत रहे हैं अपने दम पे, ठीक है। फिर है कैन शॉक थेरेपी बी कॉल्ड द बेस्ट वे टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। क्या शॉक थेरेपी एक बेस्ट तरीका था? बिल्कुल भी नहीं था, ये बेस्ट नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से यूरोप के अंदर, खासकर वो उस साइड रशिया के अंदर इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, इकोनॉमी पूरी ठप हो गई, ठीक है। डिजास्टर एकदम से, आप कहो रूबल जो करेंसी है वो नीचे गिर गई, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई और इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। सबसे बड़ी गराज सेल इसको कहा जाता है। वैल्यूएबल जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी सस्ते में प्राइवेट कंपनियों को बेच दी गई। टू मेजर कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ, कॉजेस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो एक तो टेक्नोलॉजी जब बढ़ी है तो लोग जुड़ गए हैं, माइक्रोचिप बन गई है, इंटरनेट, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन, आइडिया, कैपिटल इधर से उधर लोगों को जोड़ देता है, जल्दी से ये सब चीजें पहुंच जाती हैं और इंटरकनेक्शन बढ़ गया है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक देश के, अगर कोई दुनिया के एक कोने में कोई घटना होती है तो पूरे दूसरे देश तक भी वो खबर पहुंचती है। तो आइडियाज का फ्लो तेज हो गया है, कैपिटल और लोगों का फ्लो बढ़ गया है, लोग इधर से उधर अब जाने लगे हैं, अब लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं ट्रेड को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। एक्सप्लेन टू कॉमनली एग्रीड अपॉन गोल्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच वर अचीव्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। दो ऐसे गोल्स जो हमारे नेताओं ने सोचे थे कि हमें ये अचीव करने हैं आजादी के बाद। सो एक तो डेमोक्रेसी से सरकार चलानी है, ये अचीव कर लिया है, और लोगों के भले के लिए काम करना है, खासकर दलित लोग, पुअर लोग, सोशली बैकवर्ड लोग, स्पेशल अटेंशन इनको देना है। नेम एनी 4 ग्लोबल कॉमन्स। तो 4 ग्लोबल कॉमन्स की बात करूं तो ये आपके चैप्टर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से पूछा गया है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सभी का है, अंटार्कटिका सभी का है, ओशियन फ्लोर सभी के हैं, आउटर स्पेस सभी का है, ये ग्लोबल कॉमन्स है। स्टेट द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस प्रायर टू द 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967। सो चौथा जनरल इलेक्शन आने से पहले जो सीवियर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो उसके बारे में आपको बताना है वो क्या था। सबसे पहले खाने की दिक्कत हो गई थी, लगातार फेलियर था मॉनसून का, इसकी वजह से क्या हुआ, सूखा पड़ा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर गया और फूड की शॉर्टेज हो गई। खासकर मैं आपको बताऊं फेमिन लाइक कंडीशन आ गई थी, एकदम ऐसा हो गया था अकाल पड़ेगा बहुत सारे स्टेट्स में, और रुपए की वैल्यू कम हो गई थी। यूएस का प्रेशर ज्यादा था, इंडियन गवर्नमेंट का जो पैसा, जो रुपया है उसकी वैल्यू गिर गई थी, 5 पर डॉलर से 7 पर डॉलर हो गई थी, और आज तो उससे भी ज्यादा है, 90 प्लस हो चुका है। तो सोचो रुपीज का डिवैल्यूएशन हो रहा था इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, रीजनलिज्म इज नॉट एज डेंजरस एज कम्युनलिज्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो रीजनलिज्म क्या है, अपने रीजन के लिए आप कुछ आवाज उठा रहे हो। रीजनलिज्म कहता है हम अपने इस एरिया की प्राइड, कल्चर और मतलब कुछ डिमांड करते हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट है जहां लोग अपना फेयर शेयर मांगते हैं। आप इनको या तो ऑटोनॉमी दे दो या फिर नया स्टेट बना दो या इनसे बातचीत कर लो, ये शांत हो जाएंगे। कम्युनलिज्म एक खतरा है, ये लोगों को बांट देता है धर्म के नाम पर, हेट्रेड फैला देता है, लोगों में नफरत भर देता है। सो अनलाइक रीजनलिज्म, रीजनलिज्म में तो आप लोगों को सेटिस्फाई कर दोगे डेवलपमेंट वगैरह करके, कम्युनलिज्म में आप लोगों को समझा नहीं सकते। जो सेक्युलर एक ताना बाना है देश का, वो टूट जाता है हमारे देश का। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इन सोवियत यूनियन। तो देखो यूएसएसआर के अंदर इकोनॉमिकली उनकी इकोनॉमी बिल्कुल रुक क्यों गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है इन सिंपल वर्ड्स। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वो मिलिट्री पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे थे। यूएसएसआर अपना अच्छा खासा पैसा न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल्स बनाने पर लगाता था ताकि वो यूएस को कंपटीशन दे सके। इसकी वजह से इनका पैसा जो लोगों पे लगना चाहिए वो इनके हथियारों पे लग रहा था। मेंटेनिंग सैटेलाइट स्टेट्स, अब ये क्या करता था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी बना के रखनी है, तो यूएसएसआर अच्छा खासा पैसा छोटे मोटे देशों के ऊपर भी लगाता था, कि जिनसे क्या होता था, और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत पीछे था यूएसएसआर। भाई अमेरिका बहुत आगे था, हम तो ये देख सकते हैं कि सोवियत यूनियन स्पेस मिलिट्री में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत पीछे था। खाने की कमी यहाँ पे हमेशा रहती थी, इतनी बड़ी जमीन है इसके पास, लेकिन सोवियत यूनियन में खाना नहीं था लोगों के पास, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। लेट 1970s तक सोवियत यूनियन में खाना, फूड ग्रेन्स भी बाहर से मंगवाने पड़ रहे थे, ठीक है, जिससे इनकी सारी करेंसी खत्म हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क भी कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा रीजनल इनिशिएटिव था साउथ एशियन स्टेट्स का कि कोऑपरेशन हमें बढ़ाना है। तो देखो सार्क को 1985 में बनाया गया था, तो इसमें एक तो कहा इन्होंने कि इकोनॉमिकली हम सबकी मदद करेंगे। जो साउथ एशिया के देश थे, इन्होंने क्या करा, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा
जिससे कि क्या है, जो टैक्स है, टैरिफ है, उसको कम करना था, जितने भी आपस में जो पड़ोसी हैं हमारे वो एक दूसरे से ट्रेड कर सकें सस्ते में। और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जब सार्क होगा, तो जितने भी हम वहाँ मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, देश गरीबी का टॉपिक उठा लो, कभी आतंकवाद उठा लो, कभी एनवायरमेंट उठा लो, तो ये सब किया जा सकता है, ठीक है। और इनफॉर्मल तरीके से यारी दोस्ती में आप बात कर सकते हो, ट्रस्ट बना रहेगा भाई। अगर सार्क जैसे ग्रुप में रहोगे तो इंडिया है या छोटे मोटे देश हैं उनका ट्रस्ट बनेगा, सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बाहर से किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी आउटसाइड एशिया। और इसके अलावा चैलेंज यही आया, सार्क का इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा था पर ये सक्सेसफुल नहीं था। जैसे यूरोपियन यूनियन सक्सेस हो गया, आसियान सक्सेस हो गया, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंसेस द पीपल ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी। कि भाई लगातार देखा जाता है कि मिक्स रिकॉर्ड रहा है हमारे साउथ एशिया में, कभी कहीं डेमोक्रेसी रहती है तो कभी कहीं डेमोक्रेसी नहीं रहती है। सो साउथ एशिया में एक मिक्स रिकॉर्ड रहा है हमेशा से ही। सो एक तो मैसिव पब्लिक सपोर्ट, ये सर्वे बताता है कि जो 5 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, वहां पे क्या है, शो करता है कि हाई परसेंटेज ऑफ पीपल इन एवरी कंट्री प्रिफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि बहुत ज्यादा लोग हैं, जब वोटिंग से पता चलता है सर्वे के, कि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए। और जहां पे मिलिट्री रूल रहा है जैसे पाकिस्तान है, वहां पे आम लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी से ही देश चल सकता है। दे डू नॉट बिलीव दैट डिक्टेटरशिप और स्ट्रॉन्ग मैन रूल इज बेटर। उनको डिक्टेटरशिप लोगों को नहीं अच्छी लगती है। और साउथ एशियन कंट्रीज जो है ना, वो बहुत डाइवर्स हैं। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ सबको प्लेटफॉर्म मिलेगा इक्वली। सो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो सभी को रिप्रेजेंटेशन भी देगा, आम लोगों की इज्जत भी होगी इसमें। सो जो साउथ एशिया के लोग हैं वो इस चीज को बिल्कुल मना कर देते हैं कि भाई डेमोक्रेसी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की चीज है। नो, हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी चल सकती है। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक टू चेक द पॉल्यूशन एंड सेव द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं सरकार क्या कर सकती है। एक उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी कि आप क्लीन फ्यूल्स को यूज करो, सीएनजी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, भाई इलेक्ट्रिक बस हो गई, कार हो गई। इससे क्या होगा, जो जहरीली गैसें हैं जो हमारा आसमान खराब कर रही हैं दिल्ली जैसे शहरों में, वो नहीं होगा। और एनर्जी को सेव करो। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया 2001 में कि भाई फैक्ट्री हैं या घर हैं, आप बिजली को कम से कम यूज करो। बाई यूजिंग एनर्जी सेविंग मशीन्स, एलईडी बल्ब्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर प्लांट में कोयला यूज हो रहा है उसको कम कर पाएंगे, ठीक है। हमें सोलर एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, विंड पावर पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन एनर्जी है। हमें कोयले जैसी डर्टी एनर्जी की तरफ नहीं जाना चाहिए। सोलर पार्क्स बनाओ, सोलर पैनल्स लगाओ। और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करना। अगर हमें अपनी जमीन, अपने पानी को सेव रखना है तो सरकारों ने बोला कि भाई हम पन्नियां बैन कर रहे हैं, स्ट्रॉ हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, ठीक है। क्योंकि इट ऑल्सो एनकरेज एफोरेस्टेशन विच सिंपली मीन्स प्लांटिंग मोर ट्रीज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करो और पेड़ पौधे लगाओ, ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पार्टी डोमिनेंस डिड नॉट अफेक्ट द वेरी एसेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो, कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस है वो बहुत अलग है। बाकी देशों में भी होता है, एक पार्टी बहुत पावरफुल होती है, जैसे चाइना है, क्यूबा है, लेकिन इट डिड नॉट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। अब होता क्या है, इन देशों में तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है एक ही पार्टी होगी, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वोट्स जीते हैं हर बारी, वो कंपटीशन से लड़कर जीते हैं, खुले में इलेक्शन लड़कर जीते हैं। लोगों को पूरा राइट था कि वो किसको वोट डाल रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस को चूज किया क्योंकि उसके नेता फेमस थे भाई, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका रोल था। और फिर आता है प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। होता क्या है कि अगर मान लो इवन दो पार्टीज छोटी थी अपोजिशन की, वो एग्जिस्ट तो करती थी कम से कम, जो सरकार को कुछ तो भाई वो कमी निकालने का काम करती थी। सो उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस बनाए रखा, एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए वोटर्स के पास कि कांग्रेस नहीं काम करेगी तो किसको वोट देना है। डिस्क्राइब एनी 2 रीजंस फॉर द विक्ट्री ऑफ जनता पार्टी इन 1977 लोकसभा इलेक्शंस। क्यों जनता पार्टी जीती? क्योंकि देखो, इससे पहले इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने बहुत खराब खराब चीजें करी थी, ठीक है। तो ये एक रेफरेंडम समझ लो, लोगों का आदेश था कि इंदिरा गांधी चाहिए ही नहीं लोगों को। लोग बहुत गुस्से में थे, इतने ज्यादा एक्सेसिवली जाके जो गंदे काम करे थे इंदिरा गांधी की सरकार ने, जबरदस्ती स्टीरिलाइजेशन करवाना, पॉलिटिकल लीडर्स को बंद करवा देना, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा देना। सो जितना भी अपोजिशन था, जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी थी, वो एक हो गई थी,
ठीक है, और एक जनता पार्टी बना दी थी। इससे क्या हुआ, एंटी कांग्रेस वोट जो थे ना वो बिखरने की जगह सारे जनता पार्टी की तरफ आ गए थे। तो स्लोगन यही था, सेव डेमोक्रेसी, इंदिरा गांधी को हटाना था। एक्सप्लेन एनी टू कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, सजेस्ट एनी टू मेजर्स टू रिजॉल्व दीज इश्यूज फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन। तो कुछ इश्यूज की बात करें इंडिया चाइना के बीच, तो एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा उसका है, लद्दाख में अक्साई चीन नाम से जगह वो अपनी बताता है, और कोई क्लियर बॉर्डर ऐसा मार्क नहीं कर रखा, सिर्फ एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहीं से सब डिसाइड हो रहा है। सो फ्रीक्वेंटली फेस ऑफ होते रहते हैं, दोनों की आर्मियां लड़ती रहती है। 1962 में फुल स्केल वॉर हुई थी। फिर था तिब्बत एंड दलाई लामा इशू। अब 1959 में एक तिब्बत के एक लीडर थे, रिलीजियस लीडर दलाई लामा, वो इंडिया में भागकर आ गए थे अपनी सेफ्टी के लिए। चाइना गुस्सा हो गया कि इंडिया क्यों उसको पनाह दे रहा है, हमारे इंटरनल मैटर में क्यों घुस रहा है। तो दोनों का भरोसा उठ गया एक दूसरे से, चाइना का खासकर। फिर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा, इसको देख के इंडिया खुश नहीं है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया की धरती से होते हुए जाना है, और चाइना अक्सर ब्लॉक करता है इंडिया के एफर्ट्स टू लेबल सर्टेन पीपल एज टेररिस्ट एट द यूएन, कि जो टेररिस्ट बनवाना चाहता है इंडिया पाकिस्तान के कुछ लोगों को, चाइना उसमें बीच में अड़ंगा डालता है। फिर क्या है, वन वे आप क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक टाइज बनाओ। इंडिया चाइना का बहुत ट्रेड पहले हुआ है, जब दोनों देश ट्रेड करते हैं तो भाई ऐसे में क्या होता है कि वॉर कम होती है, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए। मिलिट्री पीस रूल्स बनाए जाएं, एक्सीडेंटल फाइट्स ना हो बॉर्डर पे, दोनों देश जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यूज करें, यानी मिलिट्री कमांडर्स मीटिंग्स रखते रहें लगातार, सोल्जर्स वेपन्स का यूज ना करें फेस ऑफ वगैरह में, ताकि डेथ ना हो, किसी की झड़प हो जाए अलग बात है, गोली वगैरह नहीं चलानी चाहिए। डायरेक्ट बातचीत हो सकती है, पीएम बात करें आपस में, डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए। देखो 1988 से लगातार ये विजिट्स होती रहती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आसियान टुक स्टेप्स टू एस्टेब्लिश एन आसियान कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स 3 पिलर्स। तो आसियान के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले है भाई, देखो मेन गोल क्या है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी का। एक तो सिक्योरिटी कम्युनिटी है इसकी, ये कहते हैं कि टू प्रिवेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स फ्रॉम टर्निंग, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी काम है वो इन्हीं को दिया गया है, कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट ऑल मेंबर स्टेट्स शुड को एग्जिस्ट पीसफुली। यही है कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं आसियान के वो शांतिपूर्वक एक जगह पर रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अब क्या है, अगर मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंस मेंटेनिंग द आसियान वे। अब 2003 में क्या था कि भाई 2003 से ही आसियान के देशों ने साइन किए बहुत सारे एग्रीमेंट्स की शांति बनी रहे, न्यूट्रलिटी रहे, ज़्यादा इंटरफेयर ना करें एक दूसरे के मैटर पे। तो इससे क्या होगा कि कोई मिलिट्री अलाइंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शामिल होने की। अब क्या है इसके बाद, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कम्युनिटी। इकोनॉमिक कम्युनिटी का काम है कि आसियान के देशों के लिए एक कॉमन मार्केट बनाना, एक प्रोडक्शन बेस बनाना, सारे देश मिलजुल के आपस में एक इकोनॉमिक जोन बनाएं ताकि दूसरे ग्लोबल पावर से कॉम्पीट कर सकें। सो ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि इससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फ्री ट्रेड एरियाज बनेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेबर और सर्विसेज, मतलब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इससे क्या है, अट्रैक्टिव हो जाएगा ये पूरा एरिया। और अभी ये सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है, इसका एक पिलर है, ये क्या कहता है कि लोगों के लिए काम करना है, यानी कि एक टुगेदरनेस, एकता की फीलिंग आए, लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे अपनी, जितने भी अलग अलग मेंबर नेशंस के लोग हैं। सो इससे क्या होगा कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे इश्यूज ये सभी देखते हैं। सो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कल्चर है तो सब मिलजुल कर रहेंगे तो सही रहेगा। Explain any 3 security challenges faced by the newly independent countries of Asia and Africa after the Second World War। तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है वो जो कुछ चैलेंजेस फेस करे हैं एशिया और अफ्रीका के देशों ने, आपको बताने हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो यूरोपियन कंट्रीज के अनलाइक बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन जो एशिया और अफ्रीका के थे, उनको इमीडिएटली मिलिट्री थ्रेट्स मिले अपने पड़ोसियों से, और टेरिटरीज को लेकर या रिसोर्सेज को लेकर ये पंगे हुए। जैसे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ कश्मीर को लेकर, लगातार वॉर्स वगैरह चली। इसके अलावा इंटरनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं बॉर्डर के अंदर से। बहुत सारे एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं जो चाहते थे अपने ही देश से अलग होकर एक नया देश बनाना। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चले हैं जिसकी वजह से सिविल वॉर्स भी हुई हैं। कोल्ड वॉर प्रेशर। तो ज़्यादातर ये जो कंट्रीज़ हैं इनको जब आज़ादी मिली थी तो ये कोल्ड वॉर उस टाइम पे चल रही थी। तो उनको एक चैलेंज था कि भाई आपको मिलिट्री अलायंस जो यूएसए का चल रहा है या यूएसएसआर का चल रहा है उसमें से किसी एक में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द नॉन ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। देखो, ट्रेडिशनल की बात करें, मेन हम इस पे फोकस करेंगे कि किसकी प्रोटेक्शन होती है ट्रेडिशनल में। सो ट्रेडिशनल में मेन फोकस रहता है स्टेट के ऊपर, जो देश है, जो देश के बॉर्डर्स हैं, देश की टेरिटरी है, उसको बचाना है। नॉन ट्रेडिशनल में मेन फोकस होता है इंडिविजुअल्स को बचाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है। आप इसको ह्यूमन सिक्योरिटी भी कह सकते हो, सिर्फ जमीन की नहीं, लोगों की रक्षा करनी। सोर्स ऑफ थ्रेट क्या होता है? देखो, ट्रेडिशनल में तो मिलिट्री थ्रेट होता है, दूसरे देश से जो हमले का खतरा है। नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है? जो खतरे होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, नॉन मिलिट्री होते हैं। गरीबी हो गया, कोविड-19 जैसा कुछ हो गया, बीमारी हो गई, आतंकवाद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ये इसमें आता है। और ट्रेडिशनल में क्या होता है कि इसमें वॉर्स होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। फोकस किया जाता है कैसे वॉर से बचा जा सकता है, कैसे खुद को बचाना है। नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है? ह्यूमन सफ़र करते हैं, और ये फोकस ज़्यादा करता है कि मतलब जो लोगों के लिए खतरे हैं जिससे ज़्यादा लोग मर सकते हैं, भूख का खतरा है, या ह्यूमन राइट्स कहीं पे छीने जा रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स कोई आ गए हैं। तो सिक्योरिटी कैसे आती है? देखो, ट्रेडिशनल में तो ये होता है कि आप अच्छी मिलिट्री बना लो, न्यूक्लियर वेपन्स बना लो, अच्छे मिलिट्री अलायंस बना लो, आप सिक्योर रहोगे। नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। एक अकेला देश किसी वायरस या किसी क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से नहीं निपट सकता, सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ता है। तो ये जो ट्रेडिशनल है बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक देश के डिफेंस पे फोकस करता है फॉरेन एनिमीज से। पर नॉन ट्रेडिशनल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये हर चीज़ कवर करता है जिसके मतलब जिसकी वजह से ह्यूमंस को खतरा हो सकता है, इकोनॉमिक से लेके एनवायरमेंटल डैमेज। और अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं तो वो है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ परसुएड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 3 सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो, सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद होता है तो हमने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसको अपनाया, क्योंकि उस टाइम पे पूरी दुनिया दो मिलिट्री ब्लॉक्स में बटी हुई थी, आपको पता है, एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर। सो इंडिया ने डिसाइड किया किसी साइड नहीं जाना, इंडिया नॉन अलाइंड रहा। तो इंडिया ने क्या करा? कोल्ड वॉर की टेंशन्स कम करने की कोशिश करी, दुनिया ज़्यादा ग्लोबल वॉर की तरफ ना जाए, इसके लिए मीडिएटर, मतलब बहुत जगह जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ मीडिएटर भी बना इंडिया। तो एक इंडिया फ्रेंडली रहा है भाई अपना सभी देशों के साथ। फिर 5 प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के। 1954 में इंडिया चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, और ये 5 प्रिंसिपल्स यही कहते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करनी है, पीसफुली रहना है। और इंडिया ने हमेशा से ये कहा है कि भाई देखो, डिस्प्यूट्स हमेशा बातचीत से सॉल्व होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इंडिया हमेशा से ये कहता है कि भाई हमें डीकोलोनाइजेशन करना है, अगर कोई बड़े देश ने किसी को गुलाम बना रखा है तो उसे हमें आज़ाद करवाना है, चाहे एशिया का देश हो या अफ्रीका का देश हो। इन देशों की मदद करी है आज़ाद होने में, तो इंडिया का यही एम है कि भाई दुनिया भर में इक्वालिटी रहनी चाहिए। इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 3 सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो भाई इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अफ्रीका एशिया की यूनिटी बनाने में, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। देखो, इवन बिफोर इंडिया गेंड फुल इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? कन्वेंट द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मार्च में 1947 में, नेहरू उसमें मेन थे। ये पहला मेजर स्टेप था एशिया के लीडर्स को जोड़ना, जहाँ पे सभी लोग मिलकर गरीबी, डेवलपमेंट, कॉलोनियलिज्म जैसे टॉपिक्स पे बात करने वाले थे। तो हुआ क्या? इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडोनेशिया जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए कि डच कॉलोनियल रूल वहाँ का ख़त्म हो। 1949 में इंडिया ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज किया इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। सो इंडिया चाहता था कि एशिया के सभी देश आज़ाद रहें, और इंडिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है डीकोलोनाइजेशन का, ही मैंने आपको पीछे बता भी दिया है। इंडिया ने अपार्थाइड के अगेंस्ट भी बात करी है कि भाई जो अफ्रीका में होता था, साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट था इंडिया। बांडुंग कॉन्फ्रेंस है भाई, सबसे बड़ा एग्जांपल है एफ्रो एशियन यूनिटी का, जो कि इंडोनेशिया में भी थी 1955 में, नेहरू जी की लीडरशिप में, ठीक है। और यही था कि भाई जो 29 नए देश हैं आसियान कह रहा हूँ बार बार, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज है, वो मिलकर साथ रहें। और फिर नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसा कि पीछे आपको बताया, और ग्लोबल साउथ की वॉइस बनी ये सारे देश, ठीक है। इंडिया खासकर स्पोक्स पर्सन है ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ क्या है? साउथ का एरिया धरती का, जो बहुत गरीब देश हैं, इसमें डेवलपिंग नेशंस हैं। सो इंडिया यही कहता है कि इसको सिर्फ यूज मत करो हम जैसे देशों को, यूएसए और यूएसएसआर, बल्कि उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। Describe any 3 major developments that took place in Indian politics in the last decade of the 20th century. So जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं 3, वो आप ये बता सकते हो
कि एक तो कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया था, ठीक है, 1989 के इलेक्शन में ही कांग्रेस पार्टी हार गई थी। बड़ी पार्टी तो थी पर मेजोरिटी नहीं थी, और ये कह सकते हो कांग्रेस सिस्टम का खात्मा था। मल्टी पार्टी कोलिशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ, एक अकेली पार्टी को भाई मेजोरिटी मिलती नहीं थी। 1990s को एरा ऑफ कोलिशन कहा जाता है, छोटी छोटी पार्टियां बहुत पावरफुल हो गई। बीजेपी ने अपना एनडीए को जो है अलग से वो एक कोलिशन अलायंस बना लिया, यूपीए कांग्रेस ने बना लिया। फिर मंडल इशू भी इसी टाइम का है, 1990 में नेशनल फ्रंट की जो सरकार बनी थी, उन्होंने मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बना के दी थी, जिसमें कहा गया था ओबीसी के लोगों को 27% का जो है आरक्षण देना है रिजर्वेशन का। तो वो इशू था यही कि भाई ये देना है, प्रोटेस्ट भी बहुत हुई, लेकिन बाद में ये अप्रूव हो गया। मंडल पॉलिटिक्स यहीं से स्टार्ट होती है, जैसा मैंने आपको बताया ओबीसी कम्युनिटी के लिए राइट्स, स्पेशल रिजर्वेशन। नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसी टाइम पे आते हैं। इंडिया बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में था, पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी। तो इंडिया ने जो है एलपीजी की पॉलिसी, जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन, खुद को खुले मन का बनाना, और प्राइवेटाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को बुलाना अपनी तरफ, ग्लोबलाइजेशन, दुनिया से जुड़ना। तो इंडिया एक मार्केट बेस्ड सिस्टम की तरफ आगे बढ़ा। अयोध्या का इशू भी इसी टाइम का है। लेट 20th सेंचुरी में बीजेपी और उसकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ हिंदुत्व का ये इशू आया। एक रथ यात्रा भी ऑर्गेनाइज हुई, बाबरी मस्जिद को भी तोड़ा गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा था, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म दोनों की डिबेट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ओबीसी। तो होता क्या है, मेन बात ये कही इन्होंने, 27% सीट्स जो होती हैं जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में, वो ओबीसी के लिए होनी चाहिए, ताकि इन कम्युनिटी के लोगों को देश को सर्व करने का मौका मिले, एडमिनिस्ट्रेशन में एक हिस्सा मिले। इस कमीशन ने कहा 27% रिजर्वेशन शुड नॉट जस्ट बी फॉर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस बट ऑल्सो फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू में, बैंक में, अदर जगहों पर भी इनको मिलना है रिजर्वेशन, ऐसा इन्होंने कहा। और एजुकेशनल प्रॉब्लम कह रहा हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेजेस में, इधर उधर, ठीक है, ये इन्होंने कहा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर प्रोटेस्ट बाय द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश बनने से पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के बीच में क्या मेन कॉन्फ्लिक्ट थे। तो सबसे मेन चीज़ है लैंग्वेज और कल्चर। देखो, वेस्ट पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते हैं, तो वो चाहते थे ईस्ट पाकिस्तान में भी लोग उर्दू बोले, और लेकिन वहाँ के लोग तो बंगाली स्पीकर्स थे, वो बंगाली बोलते थे। तो उनको फील हुआ कि उनके बंगाली कल्चर को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। फिर है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको लगता था हम तो सेकंड क्लास सिटीजन हैं, मेन तो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं, उनको पॉलिटिकल पावर में भी शेयर नहीं मिलता था, और उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो थे वो यूज़ कर रहा था सिर्फ पाकिस्तान। हाउ इज ग्लोबल पॉवर्टी अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज की दुनिया में जो ग्लोबल पॉवर्टी है, दुनिया भर में जो गरीबी है, वो कैसे खतरा है। देखो आज की डेट में हो क्या रहा है, अमीर कंट्रीज भी हैं बहुत सारी, गरीब कंट्रीज भी हैं बहुत सारी, बहुत एक्सट्रीम इनइक्वालिटी हो रही है, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी आती है, सो प्रोटेस्ट भी होती है। लार्ज स्केल माइग्रेशन, अब ज़्यादा अगर गरीबी होगी दुनिया के किसी एक जगह पर, तो मिलियंस ऑफ द लोग दूसरी जगहों पर जाएंगे जहां पैसा ज़्यादा मिले। जब मास माइग्रेशन होगा तो सोशल पॉलिटिकल टेंशंस भी बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंसेंसस अराउंड द नीड फॉर प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। 2 मार्क्स में है। तो सबसे पहले तो बॉम्बे प्लान के बारे में आप लिख सकते हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे वो मिले थे 1944 में। उन्होंने एक प्रपोजल बनाया था कि हमारी इकोनॉमी प्लानिंग से चलनी चाहिए। वो चाहते थे कि सरकार ही बड़ी बड़ी इनिशिएटिव्स को अपने अंडर में रखे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमने यूएसएसआर को देखा कि वो सक्सेसफुल हो रहा था। 1930 से 40s के आसपास यूएसएसआर ने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया था। सेम इंडिया ने भी वो ही अडॉप्ट किए थे। इनका मेन मकसद था कि अपने देश से गरीबी हटाना, और इंडिया का भी यही मकसद था। Why was holding of the first general elections in 1952 a great challenge for the Election Commission of India? तो हमारे यहाँ पे क्या था, सबसे पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। 17 करोड़ वोटर्स थे, 15% लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी सारे 85% अनपढ़ थे। सो इलेक्शन कमीशन को स्पेशल मेथड लाना था जिससे कि आप इलेक्शंस करवा सको। जैसे इलेक्शन सिंबल यूज करना, ना पढ़ा लिखा आदमी भी उसको समझ जाएगा। सेपरेट बैलेट बॉक्स रखना हर कैंडिडेट के। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी वोटर लिस्ट में। जब पहला ड्राफ्ट आया तो बहुत लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम गलत थे। उसमें लिखा था वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, खुद का नाम ना लिखकर अपने पति का नाम, अपने पिता का नाम, इस तरीके से लिखा हुआ था, एक मिस्टेक थी।
फिर है हाउ डू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी हेल्प इंडिया इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर सिक्योरिटी। देखो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, देश में आपके डेमोक्रेसी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। इकोनॉमिक ग्रोथ से आपकी गरीबी हटेगी। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो गरीबी नहीं रहेगी, भुखमरी नहीं रहेगी, लोगों में इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। ये रूट कॉजेज होते हैं। कभी भी देश के अंदर पंगे होते हैं तो उसका मेन इकोनॉमिक रीजन ही होता है। जब इकोनॉमिकली लोग सिक्योर होंगे तो वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में क्यों जाएंगे भाई। फिर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है कि आपको प्लेटफॉर्म दे रही है। आप किसी भी धर्म से आते हो, भाषा को बोलते हो, किसी रीजन से आते हो, तो आप जो है मतलब डेमोक्रेसी के साथ अगर रहते हो तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब एक देश के अंदर ये नहीं है किसी की भी चल रही है, देश के अंदर उसी की चलनी चाहिए जिसको लोग चाहते हैं कि हाँ भाई ये सरकार में बैठे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेम एनी 4 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हु रिमेन्ड इन पावर फॉर लेस देन अ ईयर। तो गुलजारी लाल नंदा हैं जो कि 2 बारी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं 13 दिन के लिए, 1964 में और 1966 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ठीक है, ये आप मान के चलो 1996 में इन्होंने अपनी सरकार बनाई, सिर्फ 13 दिन की। चौधरी चरण सिंह है, 170 दिन की सरकार चली इनकी। चंद्रशेखर है, 223 दिन की सरकार चली। ये नाम आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्यों खत्म हो गया, 2 रीजन आपको बताने हैं। आपके सामने मैंने 4 लिख दिए हैं। तो एक तो इकोनॉमिकली इनकी बिल्कुल हालत खराब थी, सोवियत इकोनॉमी बहुत वीक थी। ज़्यादातर पैसा इनका लगता था न्यूक्लियर वेपन बनाने पे और अपनी आर्मी मेंटेन करने पे। तो इसलिए शॉर्टेज थी बेसिक चीज़ों की भी, खाना कपड़े ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो आम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी थी इनके यहाँ पे जो कि बिल्कुल करप्ट थी। 70 सालों से कोई दूसरी पार्टी आ ही नहीं रही थी और इनकी कम्युनिस्ट पार्टी अनअकाउंटेबल थी, बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। और आम लोगों को कोई फ्रीडम नहीं थी, वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, जिससे बहुत बड़ा गैप था। तो ये 4 पॉइंट्स आप बाकी के 2 भी लिख सकते हो। इंडिया एंजॉयज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 2 एग्जाम्पल्स। तो देखो भाई, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एनर्जी सेक्टर में इंडिया ने मदद करी है भूटान की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है जैसे चोखा, कुरिचू, ताला, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम है जिसमें इंडिया ने इनकी मदद करी है। सो इंडिया इनको पैसे देता है, टेक्नोलॉजी देता है और रिटर्न में इंडिया क्या करता है, वहाँ से बिजली खरीद लेता है। तो ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है भूटान का। ठीक है, और इंडिया को एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। जो पैसा मिलता है भूटान को वो इंडिया से सबसे बड़ा पैसा मिलता है। सो भूटान ने अपने 5 ईयर प्लान 1960s में स्टार्ट करे थे। ठीक है, और सो इंडिया फाइनेंशियल ग्रांट देता है, मदद देकर टेक्निकल एक्सपर्ट्स से मदद देता है भूटान को रोड बनाने में, हॉस्पिटल्स स्कूल्स बनाने में। और इंडिया इवन अलाउज भूटानी सिटीजन्स टू वर्क एंड स्टडी इन इंडिया विदाउट मैनी रिस्ट्रिक्शन। ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, भूटान के लोग यहाँ काम भी कर सकते हैं। एनालाइज 2 रीजन्स फॉर द प्रॉब्लम्स दैट इंडिया हैज़ विद इट्स स्मॉलर नेबर्स। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 2 रीजन हैं फॉर द प्रॉब्लम्स दैट इंडिया हैज़ विद इट्स स्मॉलर नेबर्स। तो इंडिया क्या है, बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन में ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुल है इसके नेबर्स के कंपैरिजन में। सो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो छोटे देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनको फील होता है कि इंडिया एक बिग ब्रदर है जो पूरे एरिया को डोमिनेट करना चाहता है। उनको डर है कि इंडिया इंटरफेयर ना करे उनके मैटर्स में। और इंडिया की साइड से प्रॉब्लम सेफ्टी की ज़्यादा है। इंडिया को फील होता है कि उसके जो छोटे मोटे देश हैं आसपास, वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ अपने देशों में रोकते नहीं हैं। जैसे इंडिया हमेशा टेंशन में रहता है कि जो मिलिटेंट्स हैं और इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो छुपे रहते हैं बांग्लादेश के फॉरेस्ट में या म्यांमार में। सो ये 2 प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो। वैसे मैंने और भी एग्जाम्पल के लिए 4 पॉइंट्स लेके आप यहाँ से भी ले सकते हो। एक्सप्लेन इंडियाज रोल इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया का क्या रोल रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सोशलिज्म वगैरह में गरीबों के लिए ज़्यादा मानती हैं, जो ट्रेड यूनियंस है, वो कहते हैं कि अमीरों का फ़ायदा हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है और ज़्यादा। सो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में वो लोकल वर्कर्स की जॉब छीन रही हैं और गवर्नमेंट ज़्यादा काम गरीबों के लिए नहीं कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो राइट विंग के हैं, जो कह रहे हैं हमारा देश वेस्टर्न हो रहा है, हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी ड्रेस, हमारा खाना पीना, हमारे सेलिब्रेशंस ये सब बदल रहे हैं, हम अंग्रेज़ों वाला सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने हमेशा से ये बोला है कि भाई जो बाय पायरेसी वेयर फॉरेन कंपनीज ट्राई टू पेटेंट ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, हमारे यहाँ की नॉलेज को बाहर के देश पेटेंट करना चाहते हैं। जैसे कि नीम है, नीम के ऊपर कई देश पेटेंट कर रहे हैं वेस्टर्न कंपनी, ये तो गलत है ना। टर्मरिक वगैरह ये इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं सारे, मतलब ट्रेडिशनली। फिर है
पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड सोशल फोरम, तो इंडिया बहुत बड़ा की प्लेयर है इन द ग्लोबल एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट मूवमेंट चली थी 2004 में। सो इंडिया ने 4th मीटिंग भी करवाई थी वर्ल्ड सोशल फोरम की मुंबई में। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग भाई कैटेगरी के फार्मर्स, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स एक साथ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट्स इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो स्टेट क्या है अगर मैं आपको बताऊं, ग्लोबलाइजेशन से क्या है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सरकारें अपना काम छोड़कर दूर भाग रही हैं, सब्सिडी देना हेल्थ केयर एजुकेशन में। स्टेट क्या कर रहा है कि मतलब अपने जो कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो उसको करनी चाहिए वो प्राइवेट कंपनीज के लिए छोड़ रहा है कि वो करेगी। और स्टेट अब मिनिमलिस्ट बन गया है, सिर्फ छोटे मोटे फंक्शंस कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बॉर्डर प्रोटेक्ट करना, बस, और कुछ भी स्टेट नहीं कर रहा है। और इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द मार्केट हैज बिकम द चीफ फैक्टर, आज की डेट में मार्केट ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो भी इकोनॉमिक्स जो डिसीजंस लिए जाते हैं। एमएनसीज का रोल बहुत बड़ा है, क्या देश में बनेगा, कहाँ इन्वेस्ट होगी या कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और इतना प्रेशर है ग्लोबलाइजेशन का, फिर भी स्टेट पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ। नेशनल सोवरनिटी तो अभी भी बहुत बड़ी चीज है। सो स्टेट स्टिल हैव द फाइनल पावर टू मेक लॉज विद इन देयर बॉर्डर्स, आज भी स्टेट के पास ही ये पावर है कि देश के लिए कानून क्या बनेगा, ठीक है। सो प्राइमरी प्लेयर्स तो स्टेट रहेंगे। और इसके अलावा इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी ने स्टेट को पावरफुल भी कर दिया है। इंटरनेट और डिजिटल डेटाबेस के आने से सरकारें अब एक झटके में सारा कलेक्शन कर सकती हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा उनके पास आ जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको बताऊं, व्हेन देयर इज अ क्राइसिस या कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो लोग जो है वो स्टेट की तरफ देखते हैं, ना कि किसी कंपनी की तरफ। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज जो है वो स्टेट के रोल को कभी भी रिप्लेस पूरी तरीके से तो नहीं कर सकती। रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपको जस्टिफाई करना है। देखो जब देश बहुत बड़ा हो इंडिया जैसा, सो जो रीजनल एस्पिरेशंस है वो आना बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है। सो इंडिया बहुत सारी भाषाओं का एक लैंड है, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। सो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, बहुत नॉर्मल है कि भाई फॉर पीपल इन डिफरेंट रीजन्स टू फील प्राउड ऑफ देयर यूनिक आइडेंटिटी, हर किसी को अपने एरिया की आइडेंटिटी पसंद होती है। और अपनी इस चीज़ को एक्सप्रेस करना, स्पेशल अटेंशन की डिमांड करना एंटी नेशनल नहीं होता, ये आप अपना हक है जो सरकार से ले सकते हो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या कहती है कि भाई सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को बातचीत करके, दबाओ मत किसी रीजनल मूवमेंट्स को, बातचीत करो, टॉक्स करो, ठीक है। पंजाब अकॉर्ड हुआ, असम अकॉर्ड हुआ, उसमें भी यही सब हुआ था। When the government listens to regional demands and gives them a share in power, जब सरकार सुन लेती है इनकी तो इससे देश और मजबूत होता है। जब आप डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी को ये नहीं लगेगा कि हमें अलग थलग फील करवा रहे हैं। रीजनल एस्पिरेशंस क्या है कि यहीं से ही रीजनल छोटी छोटी पार्टीज बनती हैं। जब छोटी पार्टी बनती है तो उनके मुद्दे भी छोटे लोगों वाले ही होते हैं, जो मतलब जो भाई छोटे मोटे जो रीजनल पार्टीज के मुद्दे हैं वो लोकल मुद्दे होते हैं। सो ये लोकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल लेवल पे। और इन्होंने नेशनल पार्टीज को मजबूर कर दिया है कि पावर शेयरिंग करो भाई, देश में अगर सरकार बनानी है तो। ये यूरोपियन यूनियन वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये रिपीटेड है, ये आ सकता है आपके पेपर में। आसियान वाला है, ये भी आपको पीछे एक बार मैंने करवा दिया है, आप क्वेश्चन देख लो कि आसियान के 3 ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, रीजनल प्रोस्पेरिटी एंड पावर, और सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, इसके पिलर्स भी हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको ये करवा दिया था। यूनाइटेड नेशंस की क्या रेलेवेंस है आज की डेट में, ये अब आपसे पूछा जा रहा है। सो देखो मेन रीजन क्या है यूएन के होने का, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। हमेशा तो ये वॉर्स को नहीं रोकता, पर एक प्लेटफॉर्म तो जरूर है जहाँ पे लोग अपनी बातचीत कर सकते हैं डायलॉग्स के थ्रू। और मतलब जरूरी नहीं है ना हर चीज में मिलिट्री की ही जरूरत पड़े, टॉकिंग इज बेटर देन फाइटिंग, बात कर लो तो वो ज्यादा सही रहता है। आज की दुनिया में क्या है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स ग्लोबल हो गई हैं, एक देश अकेला नहीं निपट सकता। क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, कोविड-19 जैसी बीमारियां, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। सो यूएनओ ही अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया को साथ लाती है। द यूएन प्रोवाइड अ स्टेज, ये एक स्टेज मिल जाता है, गरीब देश, डेवलपिंग देश भी अपनी बात रख पाते हैं। और एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सुपर पावर्स ही अपना डोमिनेशन दिखाती हैं, यूएनओ छोटे देशों को भी एक जगह दे रहा है अपनी बातें रखने की। और इसकी एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूएनडीपी है। सो यूएन क्या कर रहा है, गरीब देशों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है और ग्लोबल गोल्स बना रहा है ताकि गरीबी हट सके, भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे बने,
यूनाइटेड नेशंस एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसको देखता है। इसकी जो एजेंसीज हैं रिफ्यूजीज के लिए भी काम करती हैं, बच्चों के लिए भी काम करती हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए भी काम करते हैं। अगर किसी देश में वॉर चल रही है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कोई फेमीन आ गया है, तो वो उनको खाना, मेडिसिन, सेफ्टी सब कुछ मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा इवन तो आज की डेट में यूएसए अकेला सुपर पावर है, यूएनओ एक ऐसी जगह है जहां पर उसने अगर कुछ गलत किया होगा यूएसए ने तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, और यूएस भी अपनी चीज़ों को आगे बताएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, यूएस और उसके जैसे बाकी देश भी, कि भाई अपनी मन मर्जी से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है द सिक्योरिटी काउंसिल लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द यूएन। क्या आपको लगता है सिक्योरिटी काउंसिल में सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है? तो देखो होता क्या है, यूएन को 1945 में बनाया गया था, ठीक है भाई, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी जो है वो खत्म हुई थी। सो उस टाइम पे 5 परमानेंट मेंबर जिनको P5 कहा जाता है वो बहुत पावरफुल देश थे। दुनिया उसके बाद बहुत तेजी से बदली है लास्ट 80 सालों में। सो द नंबर ऑफ यूएन मेंबर्स 51 से 193 हो गए हैं, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो 5 ही हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज जो मुझे लगता है यहाँ पे, जो यहाँ लिखा भी हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। जो पूरे कॉन्टिनेंट से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, उनके पास एक भी परमानेंट सीट नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल की। सो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि खुद को ग्लोबल कहता है और इतने सारे बिलियंस ऑफ द लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको ना मिलना रिप्रेजेंटेशन, ये अपने आप में अनफेयर है। इसके अलावा आज की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत बायस्ड है, वेस्टर्न पावर्स उसको कंट्रोल कर रही हैं। भाई 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो यूएसए है, यूके और फ्रांस है, इनकी बहुत चलती है, ये अपना ही चलाते हैं बस, ठीक है। तो यूएनओ लगता है कि एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज का एक टूल है। इसके अलावा 1945 के बाद से बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो कि अब नए देश बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एमर्ज हो रहे हैं, जैसे इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। ये यूएनओ को बजट भी दे रहे हैं, पीस कीपिंग मिशंस में भी जा रहे हैं। सो परमानेंट कैटेगरी इनको मिलनी चाहिए भाई। इसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर्स जो इनके पास वीटो पावर है, और इससे क्या होता है कि वो किसी भी डिसीजन को रोक सकते हैं। पूरी दुनिया जिस पे यस कहेगी और एक देश इन 5 में से नो कर दे तो वो रुक जाएगा। सो इससे अक्सर डेडलॉक हो जाता है, जैसे कभी गाजा का मैटर आ गया, यूक्रेन का आ गया, तो ऐसा ही होता है। सो वीटो को अनडेमोक्रेटिक माना गया है, इसको या तो हटा दो या बाकी देशों को भी दो। इसके अलावा इफ द यूएन वांट्स इट डिसीजन टू बी रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड बाय एवरीवन, इट मस्ट बी सीन एज अ लेजिटिमेट बॉडी। कि भाई अगर यूएनओ चाहता है हमारे हर डिसीजन को लोग रिस्पेक्ट दें तो उसको एक लेजिटिमेट बॉडी की तरह देखना होगा। सो व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल इज सीन एज एन एलिट क्लब, जब दूर से हर कोई बोलेगा ये तो बड़े देशों का ही है, सो ऐसे में बाकी कंट्रीज सपोर्ट ही नहीं करेंगी उसको। सो रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। एनालाइज एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। सो जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद उसके क्या परिणाम हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए? सो एक तो सडनली और बिना प्लानिंग के हजारों लाखों लोग, लगभग 8 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और वहां से जाना पड़ा रातों रात। इसके अलावा कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा हुई थी, बड़े स्केल पर लोगों को मारा गया था। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता तो कम्युनल जोन्स बने हुए थे, हिंदू मुस्लिम बहुत एक दूसरे से लड़े थे। बहुत सारी महिलाओं को किडनैप कर लिया गया, रेप एंड दुनिया भर की ऐसी चीज़ें जो आज तक किसी ने सोची नहीं होंगी, ज़बरदस्ती शादी करना। बहुत सारे केसेस में तो फैमिलीज ने अपनी बेटी को खुद मार दिया कि कहीं कोई दूसरा किडनैप करके ना ले जाए। पार्टीशन सिर्फ एक जमीन का डिवीजन नहीं था, हर चीज का पार्टीशन हो गया था। जो गवर्नमेंट के एसेट्स थे वो भी चले गए थे पाकिस्तान में, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर वो सब ले गए थे, ठीक है, पुलिस स्टेशन वगैरह सब। फाइनेंशियल एसेट्स, डेब्ट्स एंड द रेलवे नेटवर्क वर आल्सो डिवाइडेड, ये भी डिवाइड हो गए थे। बहुत सारे मिलियंस ऑफ द लोग थे जो कि बॉर्डर क्रॉस करते हैं और वो पाते हैं कि वो तो होमलेस हो गए, उनका घर तो पाकिस्तान में ही था। सो वो रिफ्यूजी कैंप में रहे महीनों तक, कभी कभी सालों तक। उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी सेविंग्स वगैरह उनकी चली गई, जीरो से लाइफ स्टार्ट करनी थी। और जब पार्टीशन था वो 2 नेशन थ्योरी पे बेस्ड था, हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें, और मुस्लिम लीग का मानना था कि मुस्लिम्स के लिए अलग देश होना चाहिए। सो 12% पॉपुलेशन इंडिया की मुस्लिम है, ऐसा बताया था, मतलब ऐसा बताया जाता है। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो देखो होता क्या है
कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं टिक पाती है। तो इसका मेन कारण है पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है वहाँ की, वो बहुत अंदर इंटरफेयर करती है। वहाँ के जो मौलाना हैं और वहाँ के जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उनके पास बहुत पावर है, वो इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिक्स में, और वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी वगैरह ये बहुत वीक होती है। सो इस वजह से मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है बहुत बारी पाकिस्तान में। इसके अलावा जो बड़े बड़े देश हैं जैसे यूएसए वगैरह, वो भी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे भी उनका यही था कि वो मतलब डेमोक्रेसी को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ। यूएनओ के होने से क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो यूएनओ एक प्लेटफॉर्म देता है देशों को कि आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, डिस्प्यूट्स हैं तो उसको रिजॉल्व करो, बातचीत करके नेगोशिएट करो, ठीक है। और ये यूएनओ वगैरह में ये मदद करते हैं कि देश मिलकर काम करें, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इससे अकेला कोई नहीं निपट सकता, कोविड जैसी चीज़ हो गई। हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान? सो मेन आर्किटेक्ट थे पीसी महालनोबिस। और स्ट्रेस क्या था कि इसमें मेन फोकस था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों को आगे बढ़ाना है और हैवी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस रहने वाला था। डिफेक्शन का क्या मतलब होता है भाई? डिफेक्शन पॉलिटिक्स में, डिफेक्शन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब किसी पार्टी का इलेक्टेड कोई एमपी या एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देता है जिस सिंबल से वो जीता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इंडिया में आया राम गया राम कल्चर इसको कहा जाता है, कि मतलब इधर से उधर चले जाना पार्टी बदल के। आगे बढ़ते हैं। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? देखो, यूरोपियन यूनियन क्या है, एक सिंगल नेशन की तरह काम करता है। खुद का इसका फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, इसकी करेंसी है जिसको यूरो कहा जाता है। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट देश हैं इसमें ज़्यादातर, लेकिन फिर भी इनकी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, एक सिक्योरिटी पॉलिसी है इनकी कॉमन। इससे क्या है, इसके जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं वो एक सिंगल ब्लॉक की तरह काम करते हैं जब बात दुनिया में साथ रहने की होती है। दो इसके फॉर्मर मेंबर्स हैं, ठीक है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो वाले रह चुके हैं। यूके फॉर्मर था और फ्रांस अभी है। यूरोपियन यूनियन ने एक सिंगल मार्केट बनाई है जहां सामान, सर्विसेज, लोग इधर से उधर जा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के, और कई सारे लॉ पास करे हैं जो कि सभी को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। टेकिंग अवे सम इंडिविजुअल सोवरेनिटी फॉर द ग्रेटर गुड। इंडिविजुअल सोवरेनिटी कम देनी है, मिलजुल कर यूरोप के बारे में ज़्यादा सोचना है। फिर है डिस्क्राइब एनी 4 क्राइटेरिया प्रपोज्ड इन 1997 फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यही कहा गया था कि जो नया मेंबर होगा भाई वो बड़ा देश होना चाहिए इकोनॉमी के मामले में, और फाइनेंशियल उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि भाई इंटरनेशनल मिशंस में वो सपोर्ट कर सके, और कंट्री शुड पोजेस सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्ट्रेंथ। कोई भी देश है जो सिक्योरिटी काउंसिल में आना चाह रहा है तो वो मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम ही यही है, लड़ाई झगड़े रोकने हैं। सो जब स्ट्रांग आर्मी होगी तो सब कुछ इफेक्टिवली हो पाएगा। फिर आ नेशन सीकिंग मेंबरशिप, वो रेगुलरली अच्छा खासा शेयर दे यूएन के एक्सपेंसेस में, बजट में पैसा दे। इससे क्या होगा कि लगेगा कि हाँ भाई यूएन से जुड़े हुए आप, और मतलब कहने का मतलब है पॉपुलेशन में भी बड़ा होना चाहिए वो देश, ठीक है। पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा रहेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी? ये मैंने आपको पीछे बता दिया। ह्यूमन सिक्योरिटी इसको आप कह सकते हो कि नॉन ट्रेडिशनल में भी आप इसको रख सकते हो। एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। सो अब जो नया देश आज़ाद होता है कि भाई अफ्रीका एशिया में, उनको इमीडिएट बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको चाइना वाला बताया कि भाई चाइना से हमें प्रॉब्लम आई, पाकिस्तान से हमें प्रॉब्लम आई। जब हम आज़ाद होते हैं ना तो अक्सर प्रॉब्लम आती है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं, कोल्ड वॉर का प्रेशर होता है। मैंने आपको पीछे भी करवाया है, अलग लैंग्वेज थी पर आंसर इसका यही बन रहा है, ठीक है, कि गरीबी का भी भाई चैलेंज आ सकता है, भुखमरी का भी आ सकता है। फिर है कीपिंग इन माइंड द क्रूशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन अ डेमोक्रेसी। आपको पता है कि भाई बहुत क्रूशियल रोल होता है पॉलिटिक्स का। हमारे जो नेता थे उन्होंने क्या मतलब रास्ता पकड़ा कि भाई मतलब कहाँ पे न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया को ले जाना है। तो हमारे यहाँ पे क्या था, बहुत लोगों को लगता था पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन हमारे लीडर्स ने क्या करा कि भाई एक रास्ता पकड़ा। इंडिया एक ऐसा देश है जो कि बहुत बड़ा देश है,
रिलीजन के मामले में, लैंग्वेज के मामले में, कल्चर के मामले में। हमारे नेताओं का यही था कि इनको रियलाइज़ हो गया था कि भाई हर किसी की अपनी नीड्स होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, तो सबको साथ लेके चलना है, कि हमें फोर्स नहीं करना, डिक्टेटर नहीं बनना है। हमें एक ऐसा रास्ता चुनना है जहाँ पर सभी ग्रुप्स को बराबर का मौका मिले, डिस्कशन से सब चीज़ें हों, ठीक है। और क्या है, हमारे लीडर्स का मानना था कि पॉलिटिक्स का पर्पस क्या होता है डेमोक्रेसी में, लोगों की सेवा करना। सो जब आप इस रास्ते पर चलोगे तो गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल रहेगी। सो हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी आया, हम सबको वोटिंग का राइट दे रहे हैं, गरीब से गरीब लोगों को भी वोटिंग का राइट दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल रूट ऐसा है जहाँ सब बराबर है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रिलेशन, जो रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन है, जो पीछे हिस्ट्री में रहे हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो, इंडिया रशिया दोनों चाहते थे कि दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी सुपर पावर्स होनी चाहिए, और इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और यूएन जो है ना वही मेन बॉडी रहनी चाहिए, कोई भी पंगा आगे अगर होता है। द डिफेंस रिलेशनशिप, इंडिया रशिया की जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छी है। हम रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, और रशिया इंडिया को अच्छे खासे फाइटर जेट, टैंक और सबमरीन्स देता है, और रशिया जो है सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भी इंडिया को देता है। इसके अलावा रशिया इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया से हम जो है क्रूड ऑयल खरीदते हैं, नेचुरल गैस भी खरीदते हैं, और रशिया जो है प्राइमरी पार्टनर भी है न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया का। बड़े बड़े प्लांट्स बनाने में मदद की है, जैसे कुडनकोलम प्लांट है। सो रशिया एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है हमारे इंडिया की स्पेस जर्नी का। इंडिया ने जो अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा था, ठीक है, गगनयान, ठीक है, और इसके अलावा और भी साइंस टेक में जो भी हो सकता है वो हमारा मदद वगैरह के लिए आगे रहता है। हिस्टोरिकली रशिया को पहले यूएसएसआर में ही आप काउंट कर सकते हो, तो वो यूएसएसआर हमारा बहुत रिलायबल फ्रेंड था। रशिया ने वीटो पावर तक यूज़ की थी इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कश्मीर इशू पे, तो ये आप कह सकते हो यहीं से पता चलता है। सो एक लोगों का भी आपसी बॉन्ड बहुत अच्छा है। इंडिया का कल्चर, बॉलीवुड, फिल्में, म्यूज़िक रशिया में बहुत फेमस है, और बहुत सारे रशियन लोग हैं जो इंडियन मूवीज़ देख के खुश होते हैं, इंडियन लिटरेचर पढ़ के खुश होते हैं। एनालाइज एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पीछे भी मैंने आपको बताया था। गराज सेल, रूबल करेंसी डाउन हो जाना, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाना, सोशल वेलफेयर सिस्टम खत्म हो जाना, माफियाओं का इमरजेंस, और डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाए, मैंने आपको पीछे बताया भी था, ठीक है। अब है एक्सप्लेन एनी 3 एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स विच नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो अकेला देश नहीं निपट सकता। सबसे पहले, खेती करने लायक जमीन बिल्कुल कम होती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। फर्टाइल जमीन जो है ना वो अपनी क्वालिटी उसकी जो है धीरे धीरे खराब होती जा रही है, क्योंकि हम ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं, सोइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है। सो जब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती है तो लैंड जो अवेलेबल है उसमें जहाँ खाना उगता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सिंगल कंट्री इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती है, ठीक है, खाने की शॉर्टेज हो जाएगी। और बड़े लेवल पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई चल रही है। जो अमेजोन जंगल है, रेन फॉरेस्ट है, उनको काटा जा रहा है, और बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारे पेड़ पौधे, जंतु इधर उधर हो गए हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। इसके अलावा ओजोन लेयर डेप्लेट हो रही है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। जो हमारी यूवी हार्मफुल रेज आती है उसको आने से बचाती है ना ये भाई। सो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। ओजोन लेयर में होल हो रहा है, जो कि इस टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। सो ये 3 चीज़ें आप लिख सकते हो, 3 मैंने और दे दिया, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। CBDR मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको दोबारा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का क्या रोल था, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का क्या रोल था कम्युनल वायलेंस को शांत कराने में। देखो, 15 अगस्त 1947 महात्मा गांधी किसी भी खुशी में, सेलिब्रेशन में शामिल नहीं थे। वो कैलकाटा में थे, वो विटनेस कर रहे थे, इतने बड़े दंगे चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम्स के। उनको लग रहा था कि भाई जो असल मायने में इंडिपेंडेंस है वो हमें मिली नहीं है, हम तो एक दूसरे को मार रहे हैं। गांधी जी बहुत डेंजरस एरियाज में घूमे, नोआखली हो गया, और स्लम झुग्गी बस्ती एरिया हुए कोलकाता के, और वो विक्टिम्स के साथ रह रहे थे, हाउस टू हाउस जा रहे थे, लोगों को एक हिम्मत मिल रही थी इनके जाने से। इसके अलावा उन्होंने फास्टिंग करी, भाई व्रत रखा। गांधी जी जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर गए, वो कहते हैं वो खाना नहीं खाएंगे जब तक देश में शांति नहीं रहेगी। सो आप कह सकते हो एक मैजिकल इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है कि भाई हाँ, कि उसकी हेल्थ खराब हो रही है, सो हिंदू मुस्लिम दोनों ही क्या पता मान जाए। सितंबर 1947 गांधी जी दिल्ली आते हैं। बड़े स्केल पर वायलेंस चल रही थी मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी, और मुस्लिम्स भी कर रहे थे। रिफ्यूजी कैंप्स में गांधी जी जाते हैं, उधर उधर हर जगह पहुंचते हैं,
और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया ही एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में, हर सिटीजन किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो पर वो सेफ फील करता है। फिर जनवरी 1948 गांधी जी जो हैं वो अपना फास्ट रखा हुआ था, उन्होंने व्रत उनका चल ही रहा था। तो उनकी दो डिमांड थी, दिल्ली के अंदर कम्युनल वायलेंस खत्म हो और गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान को बचे हुए उसके फाइनेंशियल एसेट्स दे दे, ठीक है, जैसा प्रॉमिस हुआ था। और ये लगातार लगातार ये चल रहा था भाई, इनका फास्ट चल रहा था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी नाथूराम गोडसे ने। वो कहते हैं गांधी जी की पॉलिसी से मैं एग्री नहीं करता, और उनकी डेथ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा था। जो उनकी न्यूज़ थी मारे जाने की, पूरा देश दुनिया को हिला देती है, ठीक है। और लोग फिर एक दूसरे को और ज़्यादा जो मार रहे थे, पीपल अक्रॉस बोथ कंट्रीज, उनको रियलाइज़ हो गया कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे के प्रति हेटरेट फैला रहे हैं, तो वो रुक गए थे। एनालाइज एनी 3 रीजन फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर इन असम फ्रॉम 1979 टू 1985। मैंने अभी आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में, असम में ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई एक तो बड़े लेवल पे इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ के लोगों को डर है माइनॉरिटी में ना आ जाए, लोगों को अपनी जॉब जाने का भी डर है, वोटर लिस्ट में भी नाम आ रहा है, ठीक है। ये हमने पीछे कर लिया है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टू नेशन थ्योरी जो मुस्लिम लीग ने बताई थी, ठीक है, टू नेशन थ्योरी आपसे पूछी जा रही है। सो मुस्लिम लीग ने बताई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कहते हैं कि इंडिया किसी एक धर्म का देश नहीं है, ये दो अलग अलग कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। सो उसको बांटो, पाकिस्तान अलग बना के दो, और मतलब जो इंडिया है वो हिंदुओं को दे दो। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1964। सो 1964 में एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई थी। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी में वो लोग थे जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते थे और कांग्रेस से मिलकर काम करते थे, एक वो थे जो चाइना के ज़्यादा क्लोज थे, ठीक है, जिसको CPI-M भी कहा जाता है। When and in which state did non-Congress political party form the government after independence for the first time? तो ऐसा तो भाई 1957 में ही हुआ था, सेकंड जनरल इलेक्शन के टाइम पे केरला स्टेट जीत लिया था। पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, नेता थे EMS नंबूदरीपाद। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स क्या करता है? ये सारे देश मिलकर एक दूसरे के जो फायदे के लिए वो बात करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। नेम एनी 4 कंट्रीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड क्या है? जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी, ठीक है, उस टाइम पे सोशलिज्म में मानती थी। USSR है, पोलैंड है, हंगरी है, ईस्ट जर्मनी है, ये नाम आप लिख सकते हो। यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्वेश्चन भाई पीछे भी मैंने करवाया है लॉन्ग वाला, आप एक वही याद कर लो, यूरोपियन यूनियन का कुछ भी आता है तो वो आप लिख सकते हो। फिर है UNO के आपको 4 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के नाम पूछे जा रहे हैं, अगर आप इसको बताना चाहो तो आप बता दो। जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, UNSC सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये 4 नाम आप लिख सकते हो। सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें से किसी एक को डिस्क्राइब करना है तो सिक्योरिटी काउंसिल को कर देते हैं, बहुत पावरफुल है, 15 मेंबर होते हैं टोटल, 5 परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर भी होती है, US, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना, ठीक है। और ये काउंसिल में हमेशा के लिए रहेंगे। नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं जिनको भाई जनरल असेंबली में चुना जाता है 2 साल के लिए। वीटो पावर जो है सिर्फ 5 परमानेंट देशों के पास होती है। अगला क्वेश्चन, इज इट जस्टिफाइड टू गिव वीटो पावर ओनली टू 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द। देखो भाई बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको हम बार बार तो नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 इफेक्ट्स बताने ग्लोबलाइजेशन के हमारे कल्चर के ऊपर क्या पड़े। सबसे पहले तो ये नेगेटिव है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? कल्चर को ऐसा कर दे रहा है कि हमारा खुद का कल्चर हम भूल गए हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम जा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, ब्लू जीन्स ज़्यादा पहन रहे हैं, फास्ट फूड जैसे बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा खा रहे हैं, अंग्रेजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोग जो है ना इसको मैकडोनलाइजेशन भी कहते हैं कि सोसाइटी की खुद की यूनिक पहचान खत्म हो रही है, ये आप लिख सकते हो। कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि किसी कल्चर को खत्म करना है, कभी कभी लोग मिलजुल कर भी रह लेते हैं अलग अलग, मतलब जैसे मान लो कुर्ता पहन रहे हो ब्लू जीन्स के साथ तो आप मिक्स कर रहे हो ना कल्चर को, ब्लू जीन्स बाहर की है, कुर्ता आपका है, सो हमारा कल्चर खोएगा नहीं, हम थोड़ा उसको मॉडर्न कर देंगे, सीधी सी बात है। हाईलाइट द एप्रीहेंशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबलिंग द डिकेड ऑफ 1960s इन इंडिया एज डेंजरस डिकेड। सो ये 1960s का डिकेड वाकई में डेंजरस डिकेड था। एक तो नेहरू जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कौन आएगा आगे किसी को पता नहीं था, लोगों को डर था कि कहीं मिलिट्री टेक ओवर ना हो जाए। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा चल रहा था 1960s के आसपास ही,
लगातार मॉनसून फेल हो रहे थे, सूखा पड़ रहा था, खाने की कमी थी खासकर बिहार के अंदर, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा थी, रुपये की कीमत कम हो गई थी, लोगों में गुस्सा था, ये सब हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा 3 सालों के अंदर इंडिया ने 2 वॉर लड़ी, चाइना के साथ, एक पाकिस्तान के साथ, जिससे हमारी जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए, हमारी नेशनल प्राइड डैमेज हो गई, और हमने हमारी सरकार को मतलब ऊपर से ये सब प्रॉब्लम से फोर्स हुआ कि भाई डाइवर्ट मनी फ्रॉम डेवलपमेंट टू द मिलिट्री, कि अब हमें क्या करना है कि मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाना है। ठीक है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी और ख़राब हो गई। ये वो डिकेड था जिस टाइम पे बहुत कम्युनल दंगे, रीजनल ये सब चीज़ें चल रही थी, और इंटेंस डिमांड यही आ रही थी, सेपरेट स्टेट बना के दो। ठीक है, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट चल रही थी साउथ में, लोगों को लग रहा था कि भाई सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स ना हो कि इंडिया से ही अलग हो जाएं। एनी 3 आपको यहाँ पे इफेक्ट्स बताने हैं जो रिफॉर्म्स जो इनिशिएट किए थे गोरबाचेव ने, आपके सामने है। तो गोरबाचेव ने जो रिफॉर्म्स करना चाहे उसके इफेक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। सो द मोस्ट इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, जो मेन इफेक्ट पड़ा वो था नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाना। ठीक है, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, इन देशों को जब ज़्यादा खुलापन दे दिया ना, तो इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। जब वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल हटा इनके ऊपर से, तो इन्होंने डिमांड करी हमें पूरी आज़ादी चाहिए, जिसकी वजह से यूएसएसआर ख़त्म हो गया एट द एंड। गोरबाचेव उसने डिसाइड किया कि ईस्टर्न यूरोप के मैटर्स में मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं। यहाँ पे वो देश थे जो यहाँ के इसके सपोर्टर थे यूएसएसआर के। ठीक है, सो उन्होंने जब थोड़ा सा उनको खुलापन मिला, तो भाई उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो थोड़ी बहुत कम्युनिस्ट रिजीम्स थी वहाँ पे वन बाय वन करके गिरने लगी। ठीक है, और इसके अलावा बर्लिन की दीवार गिर गई, तो सोवियत यूनियन का कंट्रोल पूरा ही खत्म हो गया था। इसके अलावा क्या हुआ भाई, गोरबाचेव ने जो भी रिफॉर्म्स करे वो खुद की पार्टी के नेताओं को नहीं अच्छे लग रहे थे इसके। वो कह रहे थे कि भाई ये बहुत फास्ट है, पता नहीं क्या कर रहा है, सोशलिस्ट सिस्टम सारा खराब कर दिया। कईयों ने मिलिट्री कूप करने की कोशिश करी कि किसी तरीके से ये रुक जाए। और जैसे कि जो रेडिकल्स थे, जैसे बोरिस येल्त्सिन है, उनको तो लगा गोरबाचेव जो है बहुत स्लो चल रहा है, वो चाहते थे और तेज चेंजेस हों। तो गोरबाचेव का सपोर्ट कहीं से भी नहीं था, ना नए नेताओं से ना पुराने नेताओं से। और जो पुराना स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम था वो जब डिसमेंटल हो गया, तो नया मार्केट सिस्टम पूरा रेडी नहीं था। इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई, प्रोडक्शन गिर गया, ब्लैक मार्केट बढ़ गई, लगातार शॉर्टेज हो रही है चीज़ों की, तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ग्लास नोस्ट नाम से इन्होंने क्या करा, एक पॉलिसी लेकर आते हैं कि भाई लोग जो हैं वो अपनी बातें रख पाएँ। ठीक है, इन्होंने लोगों को फ्रीडम देने के बारे में सोचा, और लोगों ने क्या करा, अपना गुस्सा जो इतने सालों से भर के बैठे थे वो उगल दिया, फ्रस्ट्रेशन उगल दी, और एकदम से गवर्नमेंट की बुराई होने लग गई। और क्राइसिस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, लोगों को लगा कि अब हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। सो बेनिफिट्स एकदम से तो नहीं पहुंचे, और वो डिलीजन में और चले गए। उनको लगा कि भाई गोरबाचेव ने जो है दरवाजे तो खोल दिए, पर कोई प्लान नहीं है कि करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सो जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म होता है, भाई बार बार बता रहा हूँ, कोल्ड वॉर खत्म हो गया आपका, यूएसए अकेला बच गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। यूनिपोलर यानी कि एक ही देश की चलेगी, वो है यूएस। नए देश बने आगे, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, ये हमने पीछे भी किया है। और इसके अलावा सोशलिज्म हार गया, कैपिटलिज्म जीत गया, डेमोक्रेसी की जीत हुई। इसके अलावा जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने आपको पीछे करवाया है आई गेस, ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, बहुत बार रिपीट होता है, अब इसको अच्छे से कर लेना। Assess the role played by the opposition parties in the politics of India during the first 2 decades of independence। आज़ादी के बाद जो कुछ 2 डिकेड्स रहे, उसमें अपोजिशन पार्टी का क्या रोल था। सबसे पहले तो देखो, कांग्रेस पार्टी लगभग हर सीट जीतती थी। ठीक है, और इंडिया हैड अ वेरी एक्टिव अपोजिशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। पहले जनरल इलेक्शन से ही देखें तो इंडिया में अपोजिशन था, कम्युनिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, भारतीय जनसंघ है, वो लोगों की बातों को रखते थे, कांग्रेस की पॉलिसीज से जो लोग एग्री नहीं करते थे। और अपोजिशन हमेशा एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। ठीक है, चाहे थोड़े बहुत एमपी क्यों ना हो, वो वोकल रहते हैं पार्लियामेंट में, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। कांग्रेस लीडर्स जिससे अलर्ट रहें और कभी भी इरिस्पॉन्सिबल ना बने। इसके अलावा अपोजिशन पार्टीज रहेंगी तो भाई इंडिया का फ्यूचर कैसा होना है, इसके अलग अलग आइडियाज़ मिलते रहेंगे। देखो, कांग्रेस वॉज अ मिडल ऑफ द रोड पार्टी, यानी कि स्वतंत्र पार्टी आर्ग्यूड फॉर मोर प्राइवेट बिजनेस। अब जो स्वतंत्र पार्टी है वो कहती है और ज़्यादा प्राइवेट बिजनेस होने चाहिए,
सीपीआई कहते हैं भाई वर्कर और पीजेंट्स के लिए ज़्यादा काम करो, तो पॉलिटिकल डिबेट्स होने लगती हैं। इसके अलावा जब अपोजिशन पार्टी रहेगी, सो इससे क्या होगा, अपोजिशन में क्या होगा कि भाई सिर्फ वन पार्टी स्टेट तो है नहीं, जैसे चाइना या यूएसएसआर में होता है, तो एक डेमोक्रेटिक बैलेंस बना रहेगा कि रूलिंग पार्टी को हमेशा ये रहेगा कि हाँ भाई कभी भी वो चैलेंज हो सकते हैं, लोग वोट अगर किसी और को देंगे वो हट सकते हैं। सो शुरुआती सालों में हमारे अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते थे। पीएम जवाहरलाल नेहरू ने तो भाई अपोजिशन के लीडर्स की बहुत तारीफ करी है। उन्होंने तो भाई अंबेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपनी कैबिनेट में भी शामिल किया। ठीक है, ये दिखाता है ना कि मतलब टैलेंट ज़्यादा वो देखते थे, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखते थे। सो जो पहले 2 डिकेट्स थे उसमें एक ट्रेनिंग पीरियड था अपोजिशन के लिए, सीख रहे थे कैसे ऑर्गेनाइज होना है, प्रोटेस्ट करनी है, कैसे अपनी बात रखनी है। ठीक है, और इसी से ही बाद में 1977 में उनकी गवर्नमेंट भी बनी थी जनता पार्टी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। हाईलाइट एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। तो कश्मीर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंट्रोवर्सी है, वो आपको बताना है। सबसे पहला क्या है, महाराजा हरि सिंह जी जो है वो चाहते थे जम्मू कश्मीर को आज़ाद रखना। पाकिस्तान ने कुछ ट्राइबल लोगों को इन्वेड करने के लिए यहाँ भेजा, और अपने लोगों को बचाने के लिए महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन भी कर दिया, और यहीं से एक परमानेंट पंगा शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान का टेरिटरी को लेके। आर्टिकल 370 आया, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया और थोड़ा सा दूसरों से हट के दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के बाहर लोगों को लगा कि भाई कि मतलब पीपल फेल्ट दिस प्रिवेंटेड द स्टेट फ्रॉम फुली मर्जिंग विद इंडिया, कि ऐसे रहोगे तो इंडिया कभी मतलब जोड़ नहीं पाएगा जम्मू कश्मीर के साथ। और इनसाइड जम्मू कश्मीर लोगों को लगा कि भाई धीरे धीरे जो हमें पावर मिलनी चाहिए थी सरकारें वो भी हमसे वापस ले रही हैं और एक्स्ट्रा नहीं दे रही हैं। और जम्मू कश्मीर 3 जगहों को मिलकर बना है, जम्मू कश्मीर वैली और लद्दाख। कश्मीर वैली में ज़्यादातर लोग जो थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। जम्मू और लद्दाख के लोगों को बहुत इग्नोर किया गया था, उनको ये था कि उनको पैसा, पावर, डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, सो दीज इंटरनल फाइट्स, यही इंटरनल फाइट्स थी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर इंटरफेयर भी करती है जम्मू कश्मीर के लोकल पॉलिटिक्स में। 1953 से 75 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कई सारी इलेक्टेड सरकारों को हटाया, पॉपुलर नेताओं को जेल किया, जैसे शेख अब्दुल्ला वगैरह है। इससे पॉलिटिकली धोखा लोगों को लगता है हमारे साथ हुआ है। 1987 में क्या हुआ था कि ये माना जाता है कि स्टेट इलेक्शंस जो थे वो गलत तरीके से हुए थे। ठीक है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पावर में बना रहे इसलिए। सो इससे यूथ का पूरा भरोसा उठ गया डेमोक्रेसी से। और 1987 के इलेक्शंस को फॉलो करते हुए लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रहा। 1989 में पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट करी यहाँ के आतंकवादी ग्रुप्स को, और इससे क्या हुआ कि एक जम्मू कश्मीर एक हाई सिक्योरिटी जोन बन गया। मिलिट्री हमेशा वहाँ पे रहती ही रहती है कई सालों से। ठीक है, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस आपको करवा रखे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या क्या हैं आज की डेट में, ये भी आपको करवा रखा है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ और इसके 2 फंक्शंस बताने हैं। देखो, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ओरिजिनली इसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। तो इसके 2 फंक्शंस की बात करें तो एक तो ये काम करता है जो एसेंशियल वैक्सीन्स होती हैं, साफ़ पानी है, न्यूट्रिशन है, बच्चों तक पहुँचे, खासकर जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ताकि बच्चों को बीमारी ना हो, माल न्यूट्रिशन ना हो, कमज़ोरी ना हो। फिर एजुकेशन की बात आती है तो ये प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को मिले, खासकर लड़कियों को। इसके लिए इसको इंश्योर करता है कि बच्चे स्कूल जाएं, लर्निंग मटेरियल उनको मिले। 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारी डेली लाइफ पे। देखो, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट बार बार पूछे जा रहे हैं। तो एक तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो हमारे लोकल मार्केट्स में आ गए हैं, चाहे नाइकी हो, ज़ारा हो, या फिर खाने की बात करें डोमिनोज हो या मैगी हो। आज हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले हमारे पास नहीं मिलती थी। हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है, इंटरनेट आ गया है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, ग्लोबल विलेज बन गया है। आज हम कम्युनिकेट किसी से भी कर पा रहे हैं, ग्लोबल न्यूज़ इधर से उधर जा रही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सकता है? एक तो आप रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को छोड़ो, कोयला पेट्रोल, उसकी जगह पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज़ करो। इससे पॉल्यूशन कम होगा और जो है हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे।
पानी को बचाओ, मैनेज करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है इरिगेशन का सही मेथड रखो, जैसे ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करो, पानी कम वेस्ट हो, ठीक है, फ्रेश वाटर सेफ रहे, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स को आप रिचार्ज कर सकते हो, बारिश के पानी को बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशंस। सो इंडिया का दोस्त है भाई बहुत अच्छा, इसराइल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर भी है, हमें वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देता है, ड्रोन्स देता है, मिसाइल्स देता है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए हमें मदद करता है। इंडिया जो है वो इजरायली एक्सपर्टीज़ जो ड्राईलैंड फार्मिंग में सूखी जगहों पर खेती करता है इसराइल, वो हमने वहाँ से टेक्नोलॉजी ली है, ड्रिप इरिगेशन, ताकि हमारे यहाँ पे जो है क्रॉप यील्ड को हम बढ़ा सकें, प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, खासकर जहाँ पानी की कमी है, राजस्थान हरियाणा के कुछ एरियाज भी हैं। और रिलेशंस की बात करें, वाइल रिलेशंस वर स्लो इनिशियली, शुरू में ज़्यादा हमारी दोस्ती नहीं थी। इंडिया के पूरे डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे से 1992 में इस्टेब्लिश होते हैं, और जब पीएम मोदी जो हैं, ठीक है, एक अलग ही हाइट पे ये रिलेशन पहुंच जाते हैं जब फर्स्ट एवर विजिट ऑफ एन इंडियन पीएम इसराइल में जब वो 2017 में जाते हैं। इसके अलावा दोनों नेशंस जो हैं एक दूसरे के यहाँ पे हाईटेक प्रोजेक्ट में सपोर्ट करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करनी है, साइबर सिक्योरिटी है, तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा वो 21st सेंचुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय इंदिरा टू रिमूव पॉवर्टी। गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था भाई? बैंकों को जो है प्राइवेट से सरकारी किया था, 14 प्राइवेट बैंक थी, ठीक है, उसको सरकारी कंट्रोल में लाया ताकि लोन्स इजीली गरीब फार्मर्स तक पहुंच पाए, बिजनेसमैन्स तक ही सब कुछ ना रहे, बड़े बड़े छोटे मोटे बिजनेसमैन्स को भी कुछ मिले। फिर भी पर्स को इसने खत्म करवाया भाई, जो पेमेंट्स दी जाती थी स्पेशल प्रिंसली स्टेट्स को कि भाई आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आपको हर महीने पैसे देंगे, इंदिरा गांधी ने वो बंद करवा दिए थे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, एनालाइज एनी 3 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन, ये आपको करवा रखा है। अरब स्प्रिंग आपके सिलेबस में नहीं है। इंडिया में क्या चैलेंजेस आए, ये भी आपको शुरू शुरू में करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि भाई जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है, उनका रोल आपको बताना है, प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने किस तरीके से जो है वो इंटीग्रेट करने में अपना एक अहम रोल निभाया था। तो आज़ादी के समय इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ब्रिटिशर्स ने उनको कहा था चाहे तो इंडिया जाओ, चाहे पाकिस्तान जाओ, चाहे आज़ाद रहो, तो बहुत बड़ा रिस्क था, इंडिया टुकड़ों में बट सकता था। सरदार पटेल जी हमारे उस टाइम के पहले होम मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने ये हिस्टोरिकल टास्क जो है वो करने का पूरा अपनी तरफ जिम्मा उठाया। सरदार पटेल जी की अप्रोच क्या थी कि भाई वो डिप्लोमेसी में मास्टर थे, वो फर्म थे, फ्लेक्सिबल भी थे। रूलर्स के पास खुद गए और अपील की कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो, एक्सप्लेन किया कि अगर आप इंडिया में नहीं आओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, रिवोल्ट्स होंगे, सिक्योरिटी नहीं रहेगी। पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी थी, दैट्स वाई उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, आप उस पर साइन करो और जो वो रूलर है साइन करता है तो मतलब वो इंडिया का पार्ट बन रहा है, और इंडिया उसके वहाँ का फिर एरिया पूरा अपने अंडर में रखेगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालेगा, ठीक है। और जो बिफोर 15 अगस्त ये साइन करवाना था। अब यहाँ पे हैदराबाद के अंदर क्या हुआ था, निज़ाम था हैदराबाद का, बहुत अमीर आदमी था, वो आज़ाद रहना चाहता था, वो अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मिसयूज़ करता था, लोगों पे अत्याचार करता था। पटेल जी ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया, 1948 में उन्होंने ऑर्डर कर दिया पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो चलाया, कुछ ही दिनों में वो सरेंडर करके आ गया और हैदराबाद हमारा पार्ट बन गया। मणिपुर में क्या हुआ था भाई, बोध चंद्र सिंह राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था कि कंडीशन पे कि मणिपुर की जो इंटरनल ऑटोनॉमी होगी वो हम मतलब खुद मेंटेन करेंगे, बाहर का मैटर आप देख लेना, अंदर का हम देखेंगे। पर पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो वो इलेक्शंस करवाए उसने 1948 में, और जब इलेक्शंस करवाए तो याद रखना मणिपुर वो पहला स्टेट है जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया था, सभी ने वोटिंग करी थी। फिर पटेल जी ने बोला कि भाई मर्जर एग्रीमेंट को साइन करो, 1949 में जाके वो मर्ज हो गया, एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, सॉरी। फिर जूनागढ़ में भी कुछ ऐसा ही था, जूनागढ़ गुजरात में एक जगह है, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था वहाँ का राजा, वहाँ के लोग इंडिया में आना चाहते थे, सिचुएशन बहुत टेंस थी, नवाब पाकिस्तान भाग गया, पटेल ने एक वो वहाँ पे वोटिंग करवाई, लोगों से पूछा, लोगों ने बोला इंडिया में आना है, सो वो इंडिया में आ गया, ठीक है। डिस्पाइट वेरियस प्रॉब्लम्स द पीपल इन ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन एंड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई जो लोग हैं साउथ एशिया के वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ही उनके देश में आए, ये एविडेंस मिलता है। रिसेंट कुछ सर्वे हुए हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में, वो दिखाते हैं कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी हो,
और जैसे कि मान लो कोई डिक्टेटरशिप वगैरह को वो नहीं पसंद करते हैं। और साउथ एशिया में डेमोक्रेसी ही वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है डेमोक्रेटिक सिस्टम एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, एथनिक ग्रुप साथ में अच्छे से रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक नेपाल में राजा महाराजा का शासन था, मोनार्की थी, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट करी 2006 में, और वहाँ के राजा को भाई वहाँ का पार्लियामेंट स्टार्ट करना पड़ा। स्ट्रगल इनका सक्सेसफुल रहा, डेमोक्रेटिक देश बन गया। इसके अलावा बांग्लादेश में मिलिट्री रूल था काफ़ी साल तक, ठीक है। 1980s में लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया मिलिट्री डिक्टेटर जनरल इरशाद के अगेंस्ट, और मिलिट्री स्टेप डाउन करती है और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं 1991 में। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी डिमांड करते रहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हर बारी मिलिट्री पावर ले लेती है, तो सिटीजन जो है वो कहते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक पार्टीज को सपोर्ट करना है, आप आओ यहाँ पे, ठीक है। सो यही होता है कि मतलब सिविलियन गवर्नमेंट उनको भी अच्छी लगती है। साउथ एशियन कंट्रीज ने प्रूव किया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक वेस्टर्न कंट्री की चीज़ नहीं है कि पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे देशों में ही होगी, ऑर्डिनरी लोग, आम जनता भी डेमोक्रेसी के साथ रह सकती है। इंडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द इनिशियल 20 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के 20 साल तक क्यों कांग्रेस ही इतना डोमिनेट करती है। सबसे पहला रीजन है कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल में इनकी लेगेसी है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट इन्होंने ही चलाया था, स्टार्ट किया था। इनके नेता कई कई सालों तक भी जेल में गए थे, ठीक है, और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। सो लोग इस पे ट्रस्ट करते थे, इस पार्टी पे ट्रस्ट करते थे। फिर एक कैरिज्मेटिक एंड पॉपुलर लीडरशिप, जो पार्टी है उसमें ज़्यादातर फेमस नेता थे इसी में, उस टाइम के नेहरू जी हो गए, ठीक है। और इनकी पर्सनैलिटी ही अलग थी, इनका विजन ही अलग था, मॉडर्न इंडिया कैसे बनाना है। जब पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, एक ऑरा होगा, तो कांग्रेस तो जीतनी ही जीतनी है। और कांग्रेस एक रेनबो लाइक सोशल कोalition था, ये मैंने आपको बताया ना, एक सेपरेट क्वेश्चन भी करवाया था। अमीर, गरीब, रूरल, अर्बन, लैंडलॉर्ड, पीजेंट, हर तरीके के लोग, लेफ्टिस्ट, राइट विंग, हर तरीके के लोग इसमें शामिल थे। और आइडियोलॉजी भी यहाँ पे हर तरीके की थी, रिजिड पार्टी नहीं थी, यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कोalition था। ये हमारे यहाँ पे हर तरीके के आइडियोलॉजी वाले लोग, कंजर्वेटिव भी थे, रेवोल्यूशनरीज भी थे, लेफ्ट राइट हर तरीके के लोग थे। बहुत बड़ी पार्टी थी, डिसएग्रीमेंट्स भी होते थे, लेकिन पार्टी के अंदर बातचीत करके सेटलमेंट भी हो जाता था। और इनका नेटवर्क बहुत अच्छा था, बाकी पार्टीज का नेटवर्क इंडिया में पूरा फैला हुआ नहीं था। कांग्रेस गांव से गांव तक फैल चुकी थी, इंडिया के हर कॉर्नर में कांग्रेस थी, जिसकी वजह से वोटर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इलेक्शन कैंपेन्स ये बहुत अच्छे से चला पा रहे थे। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया में ये एक सिस्टम चलता है, जो ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाता है। सो कांग्रेस जो थे ना, वो लगभग आप मान के चलो, कांग्रेस ऑफन वॉन अबाउट 45% ऑफ द टोटल वोट्स बट कैप्चर्ड ओवर 70% ऑफ द सीट्स। सिर्फ इतने वोट्स में भी वो 70% सीट से ज़्यादा जीत जाती थी, क्योंकि इसमें होता क्या है, बाकी छोटी पार्टियां ज़्यादा वोट ले नहीं पाती थी। सो कांग्रेस बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत के आती थी, तो ये आप इसमें बता सकते। सो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर करके जाना, यहां से आपके पेपर में आने के हाई चांसेस हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।